हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। प्रिंसेस रीबर्थ लव स्टोरी पार्ट 5 चैप्टर 26 फैमिली टाइम। बच्चों, मैं ना तुम्हें पैलेस कल पूरा दिखाऊंगी, अब तुम्हारा कमरा पहले दिखाती हूँ। थक गई होंगी ना तुम, मृणाल जी ने कहा और वो पैलेस के अंदर आ गए। वो सब शौर्या को उसके कमरे तक छोड़ने चले गए, जो सेकंड फ्लोर पर था। बहुत बड़ा रूम था वो, जो मृणाल जी ने सालों पहले उनके बेटी के लिए बनाया था, और उसके लिए उन्होंने हर एक चीज वहां अलग कर रखी थी। हर रोज उस कमरे की साफ सफाई होती थी, सो हाइजीन का ऐसा कोई मसला नहीं था वहां। प्रिंसेस, बस कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मैं कल ही वर्ल्ड के टॉप इंटीरियर डिजाइनर को बुलाऊंगा और तुम्हारा रूम तुम्हारे हिसाब से हम डिजाइन करवाएंगे, शिवाय ने कहा। और शौर्या की नजरें उसके रूम पर चली गई। वो कमरा पहले ही इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसे चेंज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और वह रखे ही टॉयज एंड ऑल थिंग। शौर्या को समझते देर नहीं लगी कि उसके लिए ये कमरा सालों से सज रहा है। एक अलग सी पॉजिटिव सी वाइब मिली उसे उस कमरे में से, अपनापन महसूस हुआ उसे, वह काफी। नहीं भाई, यही बेस्ट है। मैं मेरा कमरा ऐसे ही रखना चाहती हूँ जैसे मोम मेरे लिए यह हमेशा से सजाते आई हुई है, शौर्या ने कहा। और उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शौर्या ने उसका पूरा कमरा देखा और तभी उसके पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग हुआ। अभिमन्यु का नाम पढ़कर शौर्या की स्माइल बढ़ गई और मृणाल जी के इशारे पर सब उसे गुड नाइट कहकर बाहर चले गए। मन शौर्या की वो चहकती आवाज और अभिमन्यु उसे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। हैप्पी? अभिमन्यु ने पूछा और शौर्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। यस, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत 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 खुश हूं मैं। इतना अगर आप सामने होता ना तो मैं। शौर्या खाते हुए चुप हो गई और उसने अपनी जुबान चबा ली। तो तुम क्या? अभिमन्यु का फ्लटी टोन और शौर्या की गालों की रंगत और भी बढ़ गई। तभी कॉल कट हो गया और शौर्या कुछ सोच पाती उससे पहले ही वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन आने लग गया। शौर्या को तो और भी शर्म आए और उसने नजरें झुकाते हुए ही कल रिसीव कर लिया। यू आर ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सो मच ब्यूटीफुल, अभिमन्यु की धीमी मैग्नेटिक आवाज। और शौर्या ने नजरें उठाकर उसके तरफ देखा और अभिमन्यु के चेहरे पर के एक्सप्रेशन देखकर शौर्या की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई। वो जिस तरह से उसे देख रहा था ना, उस नजरों से बस वो बचना चाहती थी, और उसने झट से फोन सीने से लगा लिया और छिप गई। वो शौर्या का फोन उसके दिल के बड़ा ही करीब था और उस वजह से उसकी जोर जोर से धकती हुई धड़कन अभिमन्यु को सुनाई दे रही थी। वो किसी म्यूजिक की तरह बज रही थी उसके कानों में, जो अभिमन्यु को बेहद सुकून दिला गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने प्यार से उसे आवाज दी और शौर्या की धड़कनें फिर से धड़क उठी। इस तरह आवाज मत दीजिए मन में, मुझे कुछ हो जाता है, शौर्या बोली और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मुझे तड़प रहा हूं तुम्हें देखने के लिए, अभिमन्यु का रिक्वेस्ट भरा लहजा। और शौर्या ने कैमरा ठीक से पकड़ लिया। दोनों फिर एक बार एक दूसरे को देख रहे थे, बट इस बार उन दोनों के बीच खामोशी थी, प्यारी भरी, सुकून से भरी हुई खामोशी। आए यहाँ शिफ्ट कब हो रहे हो? शौर्या ने सवाल किया। मे बी इन नेक्स्ट सम डेज, अभिमन्यु ने जवाब दिया और शौर्या का चेहरा उतर गया। आपने तो कहा था कि आप कल आने वाले हो यहाँ पर रहने के लिए, फिर अब कुछ दिनों पर बात कैसे चली गई? शौर्या तुरंत कंप्लेंट करते हुए बोली, कुछ दिन? नो वे। वो अभी से अभिमन्यु को मिस कर रही थी। नीचे सेलिब्रेशन में भी कई बार उसके दिल में अभिमन्यु का ख्याल आया था और उसने सोचा था कि काश अभिमन्यु भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा होता, लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया था। मगर अब वो अपने आप को समझाने वाले नहीं थी, उसे अभिमन्यु चाहिए ही चाहिए था। अगर आप कल नहीं आए ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी मन, शौर्या मुंह फुलाकर नाराज होते हुए बोली और अभिमन्यु उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। हम कल नहीं आ सकता हूं मैं प्रिंसेस, क्योंकि अभिमन्यु कहते ही रुका और शौर्या उससे घूरने लग गई। क्योंकि क्या? शौर्या की खड़ूस आवाज और अभिमन्यु उतने ही प्यार से बोला, क्योंकि मैं फिलहाल में यही हूँ, तुम्हारे विला के सामने वाले विला में, अभिमन्यु का जवाब। और शौर्या के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सच्ची? शौर्या की चहकती आवाज और वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी हो गई। मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने, शौर्या ने जल्दी से कहा और बाहर आने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे मना कर दिया। नहीं अभी मत आओ, रात काफी हो चुकी है, मैं कल तुमसे मिलने आ जाऊंगा, अभिमन्यु ने मन करते ही कहा और शौर्या का चेहरा छोटा सा हो गया।
एक कम करो, तुम्हारे रूम के सामने जो बड़ी सी गैलरी है ना वहां आ जाओ। अभिमन्यु से उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने उससे गैलरी में आने के लिए कह दिया। वो बुंदेला पैलेस कई बार आया हुआ था, सो उसे पता था कि शौर्या की रूम कौन सी है। उसने कई बार मृणाल जा को उस कमरे में चेंजेस करते हुए देखे थे और फिर उसने उसकी खुद की रूम भी ठीक उसके सामने वाले ही थी। हम आ तो गई, लेकिन वो विला यहाँ से कितना दूर है, मुझे आप कैसे दिखोगे? शौर्या ने कंप्लेंट करते ही कहा और तभी सामने वाले विला के गैलरी में हल्की सी रोशनी चमक उठी। क्या वो आप हैं मन? शौर्या ने धीरे से सवाल किया और उसके फोन को भी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। हम अभिमन्यु का छोटा सा हुंकार और शौर्या पर लगातार बनी हुई नजरें, रात का वो हंसी माहौल और ठंडी चलती हवाएं, मगर इसके बावजूद भी दोनों के दिल में महसूस होती गर्माहट। सच में मोहब्बत का नशा ही कुछ अलग होता है। अब अंदर जाओ प्रिंसेस, तुम्हें ठंड लग जाएंगी, अभिमन्यु प्यार से बोला। वैसे तो ठंडी खत्म हो गई थी, बट दोनों विला के आसपास काफी हरियाली थी, इस वजह से रात के वक्त वहां का माहौल ठंडा ही रहता था और अभिमन्यु नहीं चाहता था कि शौर्या बीमार पड़े। हम अब भी अंदर जाओ, शौर्या भी फिक्र से बोली और वो दोनों अंदर आ गए। डिनर किया? अभिमन्यु का फिर एक सवाल और शौर्या ने हाँ में सर हिलाकर उससे भी सेम सवाल किया। अभिमन्यु ने भी हाँ कहा और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद अभिमन्यु ने उसे फ्रेश होकर सोने के लिए कह दिया। एक दूसरे को बाय कहकर वो दोनों कुछ देर तक फोन को देखते रहे और फिर शौर्या फ्रेश होकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। बट उसे नींद नहीं आ रही थी। भले ही कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसे अभिमन्यु के बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी और आज उसके बिना दिल नहीं लग रहा था उसका। उसने किसी तरह से पानी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लग गई। तभी उसे ऐसा लगा कि शायद उसके कमरे में कोई आ रहा है। शौर्या लाट हो गई थोड़ा और आंखें बंद रख के विसे ही लेती रही। तभी उसके माथे पर एक जाना पचना ममता से भरा हुआ हाथ महसूस हुआ। मेरी बच्ची संजीव, वो सच में है, वरना तो मुझे ये ख्वाब ही लग रहा था। मृणाल जी की इमोशनल आवाज और शौर्या को जरा सा बुरा लगा। वो है, हमारी बेटी है मृणाल, हमारी प्यारी सी बच्ची। संजीव जी ने भी जरा से इमोशनल होते हुए ही कहा और शौर्या के करीब बैठ गए। उन्होंने धीरे से शौर्या का हाथ पकड़ा और वही मृणाल जी उसे प्यार से सहलाने लग गई। उन दोनों की हरकतें बड़ी हो सॉफ्ट और आराम से थी, ताकि शौर्या की नींद डिस्टर्ब ना हो। वे प्यार से उसके पास ही बैठे हुए थे और उनके साय में ना जाने कब शौर्या को नींद लग गई, उससे पता ही नहीं चला। मृणाल जी भी उसे कडल करते हुए उसके सर के पास सो गई तो वही संजीव जी उनके बाजू में उन्हें गले लगाकर सो गए। नींद में ही शौर्या ने अपना सर मृणाल जी के गोद में रख दिया और उन्हें इतना प्यारा सोया हुआ देखकर वो तीनों भाई मुस्कुराए। शौर्या आराम से सोई है या नहीं, ये देखने वो आए थे। वैसे तो वो दरवाजे से ही देखकर जाने वाले थे, बट उन तीनों को देखकर उनका दिल ही नहीं किया और वो अंदर आ गए। शिवाय ने आराम से मृणाल जी को और संजीव जी को ठीक से सुलाया और रुद्र भी शौर्या के सर के नीचे पिलो रखने के लिए आया। शौर्या ने नींद में ही फिर उसके गोद में सर रख दिया और उसे वैसा करता देखकर उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ओमकारा और शिवाय उसे घूर कर देखने लग गए और फिर मुस्कुराते हुए ओमकारा ने शिवाय को रुद्र में बाजू में बिठा दिया और खुद उसके गोद में सर रखकर सो गया। उसकी हरकत पर उन दोनों को हंसी ही आ गई और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए वो तीनों भी वही सो गए। शौर्या की नींद सुबह ही खुली और अपने इर्द गिर्द उसकी पूरी फैमिली को देखकर वो बहुत ही खुश हुई। कितनी प्यारी सुबह थी ये, उसकी पूरी फैमिली उसके पास थी, उसे अटेंशन दे रही थी। वो प्यार से उन्हें देखने लग गई और फिर धीरे धीरे करके सब जग गए। हर किसी ने उठते ही सबसे पहले शौर्या को देखा और उसकी वो मीठी सी स्माइल से उसन सब की मॉर्निंग मीठी हो गई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग मम्मा, डैड, शौर्या ने प्यार से कहा और सब ने भी उतने ही प्यार से उसे मॉर्निंग विश की। उन सब की सुबह बहुत से गपशप और मस्ती के साथ शुरू हुई और सबकी खिलखिलाहट से वो पूरा पैलेस गूंज उठा। आज हमारी प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे, शिवाय ने कहा और ओमकारा एक आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, आप और रुद्र बही जाकर बनाओ, तब तक मैं प्रिंसेस का ध्यान रखता हूँ, ओमकारा ने कहा और दिल ही दिल सोचा कि उससे उसकी बहन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और कुछ ऐसी ही सोच रुद्र की भी थी। वो भी बोलने को हुआ था कि शिवाय भाई आप और ओमकारा जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ, तब तक मैं प्रिंसेस का ध्यान रखता हूँ, मगर वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। उससे पहले ही शिवाय ने उन दोनों को गर्दन पकड़ ली।
चुपचाप चलो और मेरी मदद करवाओ प्रिंसेस, तुम बस थोड़ा सा वेट करो। हाँ, हम अभी खाना लेकर आते हैं, शिवाय ने कह और उन दोनों की गर्दन पकड़ते ही उन्हें खींचने में ले गया और शौर्या खुश हो गई। शौर्या, तुम्हारे ये तीनों भाई ना बहुत अच्छे शेफ हैं और सबसे अच्छा खाना तो ओम बनाता है। कृति के लिए तो बहुत बार खाना बना चुका है वो, लेकिन उसके मौत के बाद जैसे वो सब कुछ भूल गया, मृणाल जी ने कहा और फिर शौर्या की तरफ देखने लग गई। शौर्या को सब पता था लेकिन फिर भी वो थोड़ा अनजान ही बनी और मृणाल जी ने थोड़े में उसे कृति के बारे में और उसके मौत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर शौर्या को काफी बुरा लगा। वैसे तुम्हें पता है शौर्या, वी हैव बिग फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में। तुम्हारे डैड के दो भाई और उनकी फैमिली, तुम्हारे दादू दादी, नाना नानी, दो मामा, एक मासी और उनकी फैमिली भी, एंड हम सब बहुत ही क्लोज है। हमने फिलहाल सिर्फ तुम्हारे दादा दादी को और नाना नानी को ही तुम्हारे बारे में बताया है, बाकी सबको कुछ दिन बाद बताएंगे। और ना संजीव, शौर्या की वेलकम पार्टी कब रखेंगे हम? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं मेरी बेटी कितनी प्यारी है। मृणाल जी खुश होते ही बोली। मम्मा फैमिली थी है, बट मेरे ख्याल से हमें ये वेलकम पार्टी कुछ महीनों बाद होस्ट करनी चाहिए। आई एम नॉट कंफर्टेबल, शौर्या ने कहा और मृणाल जी ने उसके तरफ देखकर हमें सर हिला दिया। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस, तुम्हारे दिल जैसा ही होगा सब कुछ, मृणाल जी मुस्कुराए ही बोली और वो तीनों बातें करने लग गए। कुछ ही देर में तीनों भाइयों ने ब्रेकफास्ट बना दिया और खुद अपने हाथों से उसके सर्व करके मस्ती करते हुए टाइम स्पेंड कर दिया। आह, वो भी खुद तो मर गई, मगर साथ ही में हमें भी बर्बाद कर गई। सालों की मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया। हम कंगाल हो गए। कैसे निकले इस मुसीबत से कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौर्या, ये तुमने ठीक नहीं किया। काश तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता, एक शख्स पागलों की तरह कह रहा था और उसके सामने शौर्या की फोटो थी जो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद गन में की सारी गोलियां उसके तस्वीर पर शूट कर डाली। चैप्टर 27, स्टोन गैम्बलिंग। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस, तुम्हारे दिल जैसा ही होगा सब कुछ, मृणाल जी मुस्कुराए हुए बोली और वो तीनों बातें करने लग गए। कुछ ही देर में तीनों भाइयों ने ब्रेकफास्ट बना दिया और खुद अपने हाथों से उसके सर्व करके मस्ती करते हुए टाइम स्पेंड कर दिया। आह, वो भी खुद तो मर गई, मगर साथ ही में हमें भी बर्बाद कर गई। सालों की मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया। हम कंगाल हो गए। कैसे निकले इस मुसीबत से कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौर्या, ये तुमने ठीक नहीं किया। काश तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता, एक शख्स पागलों की तरह कह रहा था और उसके सामने शौर्या की फोटो थी जो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद गन में की सारी गोलियां उसके तस्वीर पर शूट कर डाली। आगे के 2-3 दिन वैसे ही मस्ती में बीत गए। शौर्या बहुत खुश थी, उसके फैमिली के साथ और अभिमन्यु के साथ भी। अभिमन्यु के साथ उसकी कंटिन्यूली फोन पर बात तो होती ही थी, बात वो दिन में 2 बार मिलते भी थे, सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रिंसेस ओमकारा ने डोर पर नॉक करते हुए उसे आवाज दी। हाँ भाई, ये ना अंदर। शौर्या ने उसे अंदर बुलाया और वो काम कर रहे पेपर्स को और लैपटॉप को ठीक से अंदर की तरफ रख दिया। भले ही अब बिलेनिया हो, लेकिन वो सारे पैसे उसे अभिमन्यु ने और उसके फैमिली ने दिए हुए थे और उसके काम के लिए वो बिल्कुल उन्हें यूज नहीं करना चाहती थी। उसे जल्दी से जल्दी काम का कोई जरिया ढूंढना था ताकि वो उसे जो भी हर्ब्स चाहिए वो ले सके और उसकी एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर सके। बहुत काम था उससे। उसके लैब के लिए जगह ढूंढना ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम था। उसने जो हिडन लैब जहां चिका एक्टिव थी और वो एक तरह की सब मरीन थी, उससे वो यहां लाना चाहती थी और उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह करनी चाहती थी जहां कोई ज्यादातर ना जाता हो, और वो जगह उसके नजरों में भी थी। सौरभ जी का फार्म जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था और उसे वह आना जाना भी आसान पड़ता क्योंकि वो जगह बुंदेला पैलेस से कुछ ही कम की दूरी पर थी एंड वो बस उसी के तैयारी में लगी हुई थी। क्या हुआ भाई? शौर्या ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं बाहर जा रहा हूँ। यूकनो सिटी में ना एक ऐसी जगह है जहाँ स्टोन गैम्बलिंग होती है और साथ ही में उस एरिया में काफी एंटिक चीजों की शॉप भी है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? ओमकारा ने उससे कहा और शौर्या जरा सी हैरान ही हो गई।
बॉस, स्टोन गैम्बलिंग का मतलब एक तरह से पत्थर का जुआ है, लेकिन उसमें जो पत्थर यूज होते हैं वो नदी में से निकले जाते हैं और उसमें कीमती जेड स्टोन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पत्थर में जेड हो। किस्मत का खेल है बॉस, अगर आप जीत गए तो करोड़ों रुपए आपके होंगे और अगर हार गए तो आप पल भर में कंगाल हो जाएंगे, चिका ने कहा और उसे सुनकर शौर्या के आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, मैं चलूंगी, शौर्या एक्साइटेड होते ही बोली और ओमकारा भी बहुत खुश हो गया। कूल, तुम चेंज कर लो, फिर हम चलते हैं, ओमकारा ने कहा और शौर्या जल्दी से चेंज करने के लिए चली गई। उसने एक क्यूट सी क्रीम एंड व्हाइट कलर की डंगरी पहनी हुई थी, कानों में छोटे से स्टार शेप के इयररिंग्स और खुले बाल, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी वो। मेकअप की वो वैसे उससे जरूरत ही नहीं थी और आदत तो उससे भी ज्यादा नहीं थी, सो उसने सिर्फ उसके ओठों पर पिंक टिंट का लिप बाम लगाया और व्हाइट शूज पहनकर वो नीचे आ गई। बच्चू, तुम कहाँ जा रही हो क्या? कितनी प्यारी लग रही हो। मृणाल जी और संजीव जी लिविंग रूम में ही बैठे ही थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। शौर्या के नीचे आते ही मृणाल जी ने उससे पूछा और शौर्या की बलाए ले ली। हम मम्मा ओमकारा भाई के साथ जा रही हूँ, वो मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं, शौर्या ने चहकते हुए कहा और उसे खुश देखकर उसके मोम डैड बहुत ही खुश हो गए। तुम्हें बाहर जाना पसंद है प्रिंसेस? संजीव जी का सवाल और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। विल उसे सच में बाहर की दुनिया देखनी थी, सो उसने जरा एक्साइटेड होते हुए ही उसका सर हिलाया और संजोव जी ने मृणाल जी के तरफ देखा। ओके बेटा, फिर ना आज तुम तुम्हारे भाई के साथ जाओ, कल में तुम और तुम्हारी मम्मा हम बाहर जाएंगे वॉट से। संजीव जी के आंखों में चमका आ गई और वो शौर्या की तरफ देखने लग गए। ओह डैड, आप बेस्ट हो, शौर्या मुस्कुराकर उनके गले लग गई और तभी ओमकारा भी वहां आ गया। चले शौर्या, ओमकारा ने कहा और शौर्या के कुछ बोलने से पहले ही मृणाल जी और संजीव जी ने उसे ढेरों इंस्ट्रक्शन दिए, जिसे सुनकर ओमकारा तंग हो गया तो वही शौर्या हंसने लग गई। ओके ओके, समझ गया, और अब बस भी इजे, आप दोनों, मैं गार्ड्स को भी लेकर जाने वाला हूँ, सो फिक्र करना बंद करे और अब हमें जाने दे, ओमकारा ने कहकर शौर्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चला गया। प्लीज बैठिए प्रिंसेस, ओमकारा प्यार से बोला और शौर्या मुस्कुराते हुए ही कार में बैठ गई। ओमकारा भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और खुद ड्राइव करने लग गया। उनके पीछे से उनकी गार्ड्स की कार उन्हें फॉलो कर रही थी। बातें करते हुए ही वो दोनों उनके डेस्टिनेशन पर आ गए और ओमकारा ने सबको कुछ डिस्टेंस पर रहने के इंस्ट्रक्शन दिए और शौर्या के साथ अंदर चला गया। शौर्या, ये सारी दुकानें देख रही हो ना, यहाँ एक से बढ़कर एक एंटिक चीजें मिलती है, बट उन्हें खरीदने से पहले ना हमें पुराने चीजों की अच्छी सी परख चाहिए। अब जरूरी तो नहीं हर कोई ईमानदारी से ही कम करे, ऐसे कई सारे लोग हैं जो डुप्लीकेट चीजें बनाते हैं और उन्हें काफी पुराने हैं ये कहकर बेच देते हैं, सो इन सब की खरीदी करने से पहले काफी सोच समझकर सचना और देखना चाहिए। ओमकारा उसे वह के बेसिक इन्फॉर्मेशन देने लग गया और वो दोनों बातें करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस मार्केट में की हर एक इंसान की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। शौर्या की क्यूटनेस, उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर सब उसे देख रहे थे, तो ओमकारा का चार्म और उसके लुक्स उफ हर बार की तरह उन सब पर कहर ढा रहे थे। वो यहाँ काफी सालों से आता था, सो सब उसे अच्छे से जानते थे और उसके ओहदे से थोड़ा डरते भी थे। क्या वो मिस्टर बुंदेला की गर्लफ्रेंड हो सकती है? आसपास यही बातें शुरू थी। आई डोंट थिंक सो, शायद वो दोनों भाई बहन हो, देखो तो जरा, ऑन के आंखें सेम सेम है, ऐसा ही होगा, और कोई लोग तो उनकी एक जैसी दिखने वाले आंखों को देखकर ही यकीन कह रहे थे कि वो दोनों भाई बहन होंगे। लेकिन भाई बहन के उस जोड़ी को किसी से कोई मतलब नहीं था और वो उनकी बैटन में ही आगे बढ़ रहे थे। फाइनली वो उस जगह पर आ गए जहां स्टोन गैम्बलिंग होती थी। वो जगह बाहर से देखने पर बहुत छोटी और अजीब लग रही थी, लेकिन जब शौर्या ओमकारा के साथ अंदर गई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखा हो। वह की हर एक चीज काफी एडवांस्ड और हाई टेक थी। क्या हुआ? ओमकारा के सवाल पर शौर्या ने उसकी तरफ देखा और अपने कंधे उचका दिए। वो सच में उस जगह को देखने में खो गई थी। भाई, ये जगह काफी अलग है, शौर्या ने कहा और ओमकारा के साथ आगे बढ़ गई। ओमकारा आने उसके एक दो डीएसटी और जान पहचान वालों से उसे मिला दिया और वो सारे के सारे रिस्पेक्ट के साथ उससे मिलने लग गए।
मिस्टर ओमकारा, लॉन्ग टाइम नो सी। 35-40 साल के आसपास का एक शख्स ओमकारा के तरफ आया और जब उसकी नजरें ओमकारा के बाज में खड़ी शौर्या पर गई तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसके आंखों में अलग से इमोशन उमड़ आए शौर्या के लिए और वो ललचाए नजरों से उसके तरफ देखने लग गया। हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपका प्यारा सा नाम जान सकता हूँ? उस आदमी ने शौर्या के हाथ को अपने हाथ में लिया और जरा से फल्टी टोन में कहकर वो उसके हाथों पर ओठ टिकाने ही वाला था कि शौर्या ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। मिस्टर वॉटएवर, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे, शौर्या ने स्ट्रिक्ट लहजे में कहा और अपना हाथ छुड़वाकर रुमाल से साफ कर दिया और उसका एटीट्यूड देखकर उस शख्स को गुस्सा ही आ गया। तुम लड़की, तुम जानती हो कि तुम किसी से बात कर रही हो? उस आदमी की गुस्से भरी आवाज और शौर्या उससे घूरकर देखने लग गई। वो आदमी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही ओमकारा उसके और शौर्या के बीच में आ गया और उस आदमी के आंखों में देखते ही गुस्से से बोला, तुम मेरे बहन से बात कर रहे हो विशाल मल्होत्रा, इसीलिए तुम्हारी ये गंदी जुबान और घटिया नजरें झुकाकर बात करो, वरना ओमकारा बुंदेला क्या है ये तुम्हें अच्छे से पता है। ओमकारा की कोल्ड धकी और वो आदमी वह से गुस्से से चला गया। कौन था वो भाई? शौर्या का सवाल एयर ओमकारा नामे सर हिलाते हुए बोला, कोई खास नहीं, और वैसे भी उसके जैसे कुत्ते का काम ही है भौंकना, सो तुम इतनी फिक्र मत करो, कम हम कुछ स्टोन्स देखते हैं, आज तुम्हारी नजरें जिस पर भी टिके हैं वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा, ओमकारा का कहा और शौर्या मुस्कुराए। चैप्टर 28 डार्क ग्रीन ज़ैट स्टोन एंड शर्ट। मिस्टर वॉटएवर, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे, शौर्या ने स्ट्रिक्ट लहजे में कहा और अपना हाथ छुड़वाकर रुमाल से साफ कर दिया और उसका एटीट्यूड देखकर उस शख्स को गुस्सा ही आ गया। तुम लड़की, तुम जानती हो कि तुम किसी से बात कर रही हो? उस आदमी की गुस्से भरी आवाज और शौर्या उससे घूरकर देखने लग गई। वो आदमी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही ओमकारा उसके और शौर्या के बीच में आ गया और उस आदमी के आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम मेरे बहन से बात कर रहे हो विशाल मल्होत्रा, इसीलिए तुम्हारी ये गंदी जुबान और घटिया नजरें झुकाकर बात करो, वरना ओमकारा बुंदेला क्या है ये तुम्हें अच्छे से पता है। ओमकारा की कोल्ड धकी और वो आदमी वह से गुस्से से चला गया। कौन था वो भाई? शौर्या का सवाल और ओमकारा नामे सर हिलाते हुए बोला, कोई खास नहीं, और वैसे भी उसके जैसे कुत्ते का काम ही है भौंकना, सो तुम इतनी फिक्र मत करो, कम हम कुछ स्टोन्स देखते हैं, आज तुम्हारी नजरें जिस पर भी टिके हैं वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा, ओमकारा का कहा और शौर्या मुस्कुराए। वो दोनों मिलकर वहां के स्टोन्स देखने लग गए। उस बड़े से शॉप के अंदर छोटे छोटे अलग अलग कंपनी के स्टॉल लगे हुए थे और वो सभी उनके स्टोन की खासियत और वो कहाँ से लाए गए हैं ये बता रहे थे। ओमकारा के इर्द गिर्द भी काफी गर्दी थी, उसे आहा देखकर वहां की लड़कियां तो खुश हो गई थी, लेकिन वो स्टोन शॉप ओनर भी खुश हो रहे थे। ओमकारा उनका पुराना क्लाइंट था और वो मिलियंस में खरीदारी करता था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि शौर्या के आगे पीछे भी काफी कोग मंडरा रहे थे। पहले तो उसकी खूबसूरती और दूसरी ये बात कि वो ओमकारा बुंदेला की बहन थी, उसे तो उन सबको इम्प्रेस करना ही था। शौर्या उन सब का अटेंशन एंजॉय करते हुए हर एक स्टोन के तरफ देख रही थी। बॉस, वहां नीचे जो स्टोन्स रखे हैं ना उसे ले लीजिए, वो एक हाई क्वालिटी का ग्रीन ज़ैट स्टोन है, चिका ने कहा। शौर्या के आंखों के थ्रू वो वहां के सारे स्टोन्स को देख रही थी और उसने उन्हें स्कैन भी कर लिया था। शौर्या दिल ही दिल बोली और उन स्टोन्स के तरफ जाने लग गई। उसने जानबूझकर वह रखाए हुए कुछ स्टोन्स टटोल कर देखे, अगर वो डायरेक्ट वही स्टोन उठाती तो शायद उस पर सबको शक हो जाता। बॉस, ये वाला भी लीजिए, यो एक रेड ज़ैट स्टोन है, भले ही वो पहले वाला जितना कीमती नहीं है बट उस स्टोन एक बेस्ट एनर्जी स्टोन है, चिका ने फिर से कहा और शौर्या ने 2-4 अरु स्टोन देखे। भाई, शौर्या प्यार से बोली और वह के लोग कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा था कि वो ओमकारा जैसी ही सख्त मिजाज की लड़की है और अभी जैसे शौर्या ने उस विशाल को जवाब दिया था सबका यकीन पक्का भी हो गया था। बट शौर्या का यूं इतने प्यार से ओमकारा को पुकारना और उसके ओठों पर की वो मीठी सी स्माइल, उन सबको वो बड़ी ही प्यारी लगी और वह मौजूद कुछ यंग लड़के सोचने लगे कि काश वो उनकी गर्लफ्रेंड होती। हाँ बच्चा, बोलो ना, ओमकारा भी प्यार से बोला।
मुझे ये स्टोन्स खरीदने हैं। शौर्या ने 3-4 स्टोन की तरफ इशारा किया। उसमें से 2 स्टोन चिका ने बताए हुए थे और दूसरे 2 रैंडम ही थे। उसकी बात सुनकर ओमकारा कुछ कह पाता उससे पहले ही विशाल वहां आ गया। ओह, मुझे नहीं पता था ओमकारा कि तुम इतनी गरीब हो गए हो, जो यूं नीचे गिरे हुए हल्के क्वालिटी के स्टोन उठा रहे हो। कितनी बुरी बात है ना ये कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ कीमती स्टोन खरीद नहीं सकते। सो बैड। विशाल ने ओमकारा को चिढ़ाते हुए नीचा दिखाकर कहा। लड़की सोच लो, वैसे भी मुझे यकीन है कि तुम बुंदेला की असली बहन नहीं हो। सब जानते ही बुंदेला फैमिली की कोई बेटी नहीं है, सो तुम ऐसी ही कोई भी होंगी और यही वजह है कि ये ओमकारा तुम पर खर्चा करने से डर रहा है। मेरी साइड आ जाओ, तुम जितना चाहे उतना खर्चा तुम पर करने के लिए तैयार हूं मैं, क्या कहती हो? विशाल ने कहकर उसके आदमियों की तरफ इशारा किया। उसके आदमियों के हाथों में 2-3 तरह के कीमती स्टोन थे, तो वही एक ब्रीफ केस थी जो पूरी कैश से भरी हुई थी। भाई, एक सवाल करूं? शौर्या ने उस विशाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ओमकारा से बोली और ओमकारा ने हाँ में सर हिला दिया। सच सच बताना, आपसे ये कितनी बार हार गया है? तभी तो देखो ना, ये इतना डेस्परेट है आपको नीचा दिखाने के लिए। शौर्या का सवाल और ओमकारा सोच में गिर गया और फिर नौटंकी करते हुए वो बोला। अमम हारा कितनी बार है ना, वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात है, ये मुझसे एक बार भी नहीं जीता है। ओमकारा ने कुछ इस तरह से कहा कि वहां मौजूद सभी के सभी जोर जोर से हंसने लग गए और सबसे पहले हंसना तो शौर्या ने ही शुरू किया। विशाल की बहुत बुरी इंसल्ट हुई और वो गुस्से से तनतनाते हुए शौर्या को देखने लग गया। विशाल कुछ बोलना चाहता था मगर उसे सूझ ही नहीं रहा था। ठीक है, आज देखते हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा कीमती स्टोन कौन लेकर जाता है और कौन आज इस स्टोन गैम्बलिंग का विनर होता है। तुम्हें वो सिलेक्ट किए हुए स्टोन और मेरे ये सिलेक्ट किए हुए स्टोन, देखेंगे कि किसके पास कीमती स्टोन निकलते हैं। अगर मैं जीता तो तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो मंजूर है? विशाल ने घमंड के साथ कहा। उसने जो स्टोन खरीदे थे उनकी कीमत कम से कम 320 मिलियन थी और उसे यकीन था उन 4-5 स्टोन के वजह से वो आज काफी कमाने वाला है। साथ ही में उसने ये भी सोच लिया कि वो जब जीतेगा तब शौर्या को उसकी औकात दिखा देगा और उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाकर उसे सबके सामने बदनाम कर देगा। बहुत यन था उसे खुद पर, सो उसने शर्त लगा दी। शौर्या ने गौर से उसके तरफ के स्टोन को देखा और चिका से कांटेक्ट किया। बॉस, उसके पास के स्टोन वाकई में कीमती है। उसने से एक लाइट ग्रीन कलर का जेड स्टोन है और 2 वाइट जेड स्टोन है और सबसे आखिरी वाला ये ग्रीन कलर का जेड स्टोन है, लेकिन उसमें जेड पूरा बहकर जा चुका है। एक ही लेयर बची है जेड स्टोन की, उसमें चिका ने कहा। वेल बॉस, ये शर्त लगा लीजिए, आपने सिलेक्ट किए हुए ग्रीन जेड स्टोन के आगे उसके पूरे स्टोन की कोई भी कीमत नहीं है, चिका का कहना। और शौर्या मुस्कुराए। ओके, मुझे मान। शौर्या कहपति की उसे मंजूर है। उससे पहले ही ओमकारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आ गया। विशाल, वो बच्ची है अभी और यहाँ आना उसका फर्स्ट टाइम है, सो वो तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाएंगी, बल्कि इस शर्त में मैं हिस्सा लूंगा। ओमकारा ने उसके बहन को प्रोटेक्ट करते हुए कहा। वो स्टोन उन्हें नीचे एक साइड से लिए थे। हर स्टॉल ओनर यहाँ लेने से पहले उन स्टोन को चेक करता था। हालांकि आज तक ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनी थी जो अंदर कैसा स्टोन है ये देख पाए, बट फिर भी उनकी क्वालिटी और वो जहां से लाए गए हैं उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करके ही वो डिवाइडेशन होता था। और जो स्टोन नीचे रखे जाते उनके अंदर कोई कीमती जेड तो छोड़ो बल्कि कोई आम जेड निकलना भी मुश्किल होता था। ओमकारा नहीं चाहता था कि उसकी बाहर शौर्य हार जाए और उसे उस विशाल को कोई भी शर्त माननी पड़े। वो उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, मेरी बेइज्जती तो ये कर रही थी और स्टोन का सिलेक्शन भी इसने ही किया है, सो शर्त भी इसके साथ ही लागू होती है। विशाल ने ओमकारा की बातों को अपोज किया और ओमकारा गुस्से से उसे घूरकर देखने लग गया। वो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और ये जो भी उसने खरीदा है ना, इट्स जस्ट अ टाइम पास फॉर हर। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो मेरे साथ करो। ओमकारा की गुस्से से भरी हुई आवाज और विशाला भी गुस्से से उसे घूरकर देखने लग गया। नहीं, शर्त उसी के साथ और वो भी उसी स्टोन्स के साथ लागू होंगी।
और अगर तुम इसके लिए नहीं मानते हो तो अपनी हार मान लो और चुपचाप मेरे कदमों में बैठकर मेरे पैर पर अपनी नाक रख दो, विशाल ने देविल तरीके से हंसते हुए कहा और अपना पैर आगे करके ओमकारा को दिखा दिया। उसकी ये हरकत और शौर्या को इतना गुस्सा आया कि वो आगे बढ़ी और उसने एक पैर से विशाल के आगे के पैर को किक कर दिया। उसके इस अचानक हुए हमले से विशाल संभल पता उससे पहले ही एक और किक उसके सीने पर लग गई और विशाल 4 कदम पीछे जाकर गिर गया। कुछ इतनी फोर्स से शौर्या ने उसे किक किया था कि सब अपनी मुंह में उंगली डाले हुए उसे देखने लग गए। क्या वो एक छोटी सी लड़की नहीं थी जिसकी उम्र ज्यादा 17-18 होंगी? और वो कितनी कमजोर भी दिख रही थी, इतनी सी तो थी वो, और इतनी जोरदार किक सब के सब। और उनके साथ ओमकारा भी काफी हैरान हो गया। अगर मेरी भाई की इंसल्ट करना तो दूर, अगर तुमने बुरी नजरों से उनके तरफ देखा भी ना तो याद रखना ये शौर्या बुंदेला तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। शौर्या गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली और विशाल के अंदर तक कांप गया। शौर्या का ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक और कोल्ड था जिसे महसूस कर उसे अंदर तक कंप महसूस हुआ। मुझे ये स्टोन खरीदने हैं, आओ और इसका पेमेंट करो और सबके सामने इसे कट करना का इंतजाम भी करो। हम ये शर्त कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं ही इस शर्त में शामिल होंगी, शौर्या ने कहा और ओमकारा अब जाकर होश में आया। गुड़िया ओमकारा उसे रोकना चाहता था मगर जब उसने उसका कॉन्फिडेंस देखा तब वो चुप हो गया। ठीक है, नेथना पेमेंट करो इन स्टोन्स की, ओमकारा ने उसके असिस्टेंट से कहा और उसे कुछ इशारा भी कर दिया। भले ही वो इस कंपटीशन में कुछ कर नहीं सकता था मगर विशाल उसे तो वो हैंडल कर ही सकता था। अगर वो जीत भी गया तो वो कोई भी ऐसी वैसी डिमांड ना करे, इसका इंतजाम उसने करने को कह दिया था और नेथना भी उसका इशारा समझ गया था। जल्दी से पेमेंट करके उनके खरीदे ही स्टोन और विशाला के खरीदे ही स्टोन उनके गार्ड्स लेकर अंदर चले गए। बड़ी सी स्क्रीन पर वो देख रहे थे अंदर जहां स्टोन कटिंग होती थी वह सब का जाना अलाउड नहीं था। कोई भी एक ही शख्स जिसके स्टोन है वो वह जा सकता था और बाकी सब उन्हें उस बड़ी सी स्क्रीन पर देख सकते थे जो बाहर लगी हुई थी। सबसे पहले विशाल के स्टोन को कटिंग के लिए लिया गया और उसका पहला ही स्टोन एक लाइट ग्रीन कलर जेड स्टोन निकला। उस कलर को देखकर वहां बातें बनने लग गई और वो शाल घमंड से मुस्कुराया। जित तो मेरी ही पक्की है, आफ्टर ऑल ऐसे ही नहीं मैंने 320 मिलियंस लगाए हैं इसे खरीदने में। विशाल की गुरूर भरी आवाज और उसके इर्द गिर्द कुछ बड़े बड़े बिजनेस में आ गए। वो उससे उस स्टोन को उन्हें बेचने की जिद करने लग गए। विशाल ने वो स्टोन 150 मिलियन में खरीदा था और उन बिजनेसमैन ने उसे उस स्टोन के लिए तकरीबन 400 मिलियन तक के ऑफर किए। विशाल उसे बेचने ही वाला था कि शौर्या की आवाज उससे टकरा गई। भाई, अगर ये स्टोन अंदर से डार्क ग्रीन कलर का निकला तो क्या उसे 400 मिलियन से भी ज्यादा पीसी मिलेंगे? शौर्या जानबूझकर बोली और विशाल लालच में आ गया। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे और कट लगाना चाहता हूँ, विशाल ने ऑर्डर दी और शौर्या के ओठों के कीने ऊपर की तरफ उठ गए। जो बिजनेस में वो आए थे उन्होंने गुस्से से शौर्या को घूर कर देखा और विशाल से दूर हो गए। अगर शौर्या ये नहीं कहती तो आज वो 400 मिलियन में उस स्टोन को खरीद लेते और आगे उससे काफी प्रॉफिट कमाते, मगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई, वो भी शौर्या के वजह से। विशाल के कहने पर और एक कत उस स्टोन को लगा, लेकिन वो स्टोन अब भी लाइट ग्रीन कलर में था जिससे सबकी उम्मीद थोड़ी से लिखा गई। विशाल भी जरा उदास ही हुआ और उसने हिम्मत करके एक और कत लगाने को बोल दिया और अब की बार उस स्टोन का कलर देखकर सबके सब हैरान हो गए और विशाल की किस्मत पर उन्हें तरस आने लग गया। चैप्टर 29 ओमकारा ने दी विशाल को धमकी। जित तो मेरी ही पक्की है, आफ्टर ऑल ऐसे ही नहीं मैंने 320 मिलियंस लगाए हैं इसे खरीदने में। विशाल की गुरूर भरी आवाज और उसके इर्द गिर्द कुछ बड़े बड़े बिजनेस में आ गए। वो उससे उस स्टोन को उन्हें बेचने की जिद करने लग गए। विशाल ने वो स्टोन 150 मिलियन में खरीदा था और उन बिजनेसमैन ने उसे उस स्टोन के लिए तकरीबन 400 मिलियन तक के ऑफर किए। विशाल उसे बेचने ही वाला था कि शौर्या की आवाज उससे टकरा गई। भाई, अगर ये स्टोन अंदर से डार्क ग्रीन कलर का निकला तो क्या उसे 400 मिलियन से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे? शौर्या जानबूझकर बोली और विशाल लालच में आ गया।
नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे और कट लगाना चाहता हूँ, विशाल ने ऑर्डर दी और शौर्या के ओठों के कोने ऊपर की तरफ उठ गए। जो बिजनेस में वो आए थे उन्होंने गुस्से से शौर्या को घूर कर देखा और विशाल से दूर हो गए। अगर शौर्या ये नहीं कहती तो आज वो 400 मिलियन में उस स्टोन को खरीद लेते और आगे उससे काफी प्रॉफिट कमाते, मगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई, वो भी शौर्या के वजह से। विशाल के कहने पर और एक कट उस स्टोन को लगा, लेकिन वो स्टोन अब भी लाइट ग्रीन कलर में था, जिससे सबकी उम्मीद थोड़ी से लिखा गई। विशाल भी जरा उदासी हुआ और उसने हिम्मत करके एक और कट लगाने को बोल दिया और अब की बार उस स्टोन का कलर देखकर सब के सब हैरान हो गए और विशाल की किस्मत पर उन्हें तरस आने लग गया। जो बिजनेसमैन अब तक गुस्से से शौर्या को देख रहे थे वो अब दिल ही दी उससे थैंक यू कहने लग गए। ऐसा नहीं था कि वो स्टोन अब कीमती नहीं था, वो अब भी कीमती ही था। ले 400 मिलियन उस स्टोन के लिए बहुत हो जाते और जिस प्रॉफिट को ध्यान में रखकर वो उसे खरीदना चाहते थे वो प्रॉफिट वो कम नहीं सकते थे। दूसरा स्टोन कटिंग के लिए ले लो। विशाल ने भी गुस्से से शौर्या को देखा, अगर वो उसकी बैटन में नहीं आता तो यकीनन वो अब आसानी से 400 मिलियंस कमा ले सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ और इसी गुस्से में उसने दूसरा स्टोन कटकर के लिए कह दिया। वो स्टोन है वाइट कलर का जेड निकला, जिसमें से भी विशाल को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसका तीसरा स्टोन भी एक वाइट जेड स्टोन निकला और इसे खरीदने में भी दूसरे बिजनेसमैन एक्साइटेड हो गए और उस स्टोन एंड भी विशाल को अच्छा प्रॉफिट कम कर दे दिया। अब बारी आखिरी स्टोन की थी और जब उसे पहला कट लगा तो वो एक डार्क ग्रीन कलर का जेड देखने मिल गया और वो मौजूद सभी को विशाल की किस्मत से जलन होने लग गई। जितना उसने अब तक खर्च किया था उतना तो उसने कवर कर लिया था और उसमें उसे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन इस वाले स्टोन से उसकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाली थी। एक दर्द ग्रीन कलर का जेड स्टोन, वो वाकई में मालामाल होने वाला था। फिर एक बार उसके आसपास बिजनेसमैन की भीड़ जमा हो गई और विशाल उन सबको इग्नोर कर ओमकारा और शौर्या के तरफ देखने लग गया। भाई, आई होप कि ये विशाल एक और कत लगाने के लिए ना कहे। मुझे डर लग रहा है, वो स्टोन दिखने में काफी कीमती है, अगर उसने एक और कत लगा लिया तो उस स्टोन की कीमत और बढ़ जाएंगी और हम। शौर्या ने नाटक करते ही अपने चेहरे पर डर लाकर कहा और विशाल की आंखें चमक गई। एक और कट लगाओ, विशाल ने ऑर्डर दी और उसकी बात सुनकर शौर्या के ओठों पर मुस्कान छा गई। ओमकारा उसकी बहन को देख रहा था, उसे ऐसे डरते हुए देखकर उसे पहले विशाल पर काफी गुस्सा आ गया। उसकी वजह से उसकी बहन डर रही है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो विशाल की जान अभी ले ले, लेकिन अगले ही पल उसे शौर्या के आंखों में चमक दिखाई दी और फिर विशाल एक और कट लगाने की बात सुन उसके आंखों की बढ़ी हुई चमक, वो समझ गया कि वो नाटक कर रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहना नौटंकी करने में इतनी अच्छी है, ओमकारा धीरे से बोला और शौर्या मुस्कुरा उठी। आपको कैसे पता ही मैं नाटक कर रही हूँ? शौर्या चहकते हुए बोली। उसके भाई ने कैसे जान लिया था कि वो नौटंकी कर रही है? क्या बस एक दिन के मुलाकात में वो उसे इतना असमझने लग गया था? शौर्या को तो बाहों अकसुही हुई ये समझकर और वो उसके गले लग गई। आप बेस्ट भाई हो, शौर्या ने प्यार से कहा और ओम का दिल गर्माहट से भर गया। और तुम सबसे प्यारी बहना, मेरी गुड़िया रानी। ओमकार ने उसके सर पर हाथ फेरा और अगले ही पल उनके कानों पर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लग गई। जाहिर सी बात है विशाल चीख रहा था, क्योंकि अगले कट के बाद वो पत्थर एक नॉर्मल पत्थर निकला था, जिस वजह से वो पूरे लोस में चला गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक और कट लगाओ, शायद वो अंदर से ग्रीन करो, विशाल डेस्परेट होते हुए गुस्से से बोला और उसकी बात मानकर उस स्टोन पर एक और कट लगाया गया। अगेन वो एक सिंपल पत्थर ही निकला और विशाल का गुस्सा और बढ़ गया। उसे ऐसे देखकर दोनों भाई बहन मुस्कुराने लग गए और विशाल उन्हें घूरने लगा। तुम, विशाला कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका असिस्टेंट वहां आ गया और उसने ना जाने उससे क्या कह दिया कि विशाल की नजरें ओमकारा पर चली गई। वो दांत ओठ खाकर उसे देखने लग गया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, विशाल गुस्से से बोलकर वह से जाने लग गया। सब हैरान थे उसे ऐसे जाते ही देखकर। भले ही उसका एक स्टोन किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जितनी के चांसेस काफी ज्यादा थे। वो क्यों जा रहा होगा, ये किसी के भी समझ में नहीं आया, सिवाय ओमकारा के, और कहीं ना कहीं शौर्या के भी समझ में आ गया। बॉस, आपके भाई ने विशाल के जितनी भी इल्लीगल बिजनेस है उसके खिलाफ के सबूत पुलिस को देने की धमकी दी है।
साथ ही में उसके पास के ब्लैक मनी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को भी देने की धमकी दी है अगर उसने इस शर्त से बैक आउट नहीं किया, या फिर आपके सामने कोई भी ऐसी वैसे शर्त रख दी तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये धमकी मिली है उसे आपके भाई की तरफ से, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है, चिका का कहना। और शौर्या को उसके भाई पर बड़ा ही प्यार आया। कितना प्यारा था उसका भाई, वो बड़ी सी स्माइल करते हुए उसके तरफ देखने लग गई। तभी वहीं मौजूद एक आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे मल्होत्रा साहब, जरा रुकिए तो सही, आपके जितने के चांसेस कई ज्यादा है, मेरे ख्याल से आपको इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहिए, एक आदमी ने कहा। और बाकी सब भी उसके बातों का सपोर्ट करने लग गए। हाँ हाँ, वैसे भी आपके स्टोन्स की कीमत 320 मिलियन थी, जिससे आपने कम से कम 480 मिलियन तो कमा ही लिए हैं। और रहा सवाल मिस बुंदेला का, तो उनके सिलेक्ट किए हुए स्टोन तो ठीक से 20 मिलियन के भी नहीं थे। हम सबको यकीन है इस बार जीत आपकी ही होगी, दूसरे एक बिजनेसमैन ने भी कहा। और ओमकारा की नजरें उस पर चली गई, जिससे सहम कर उसने अपनी नजरें झुका ली। चैप्टर 30 शौर्या जीत गई शर्त। बॉस, आपके भाई ने विशाल के जितनी भी इल्लीगल बिजनेस है उसके खिलाफ के सबूत पुलिस को देने की धमकी दी है। साथ ही में उसके पास के ब्लैक मनी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को भी देने की धमकी दी है अगर उसने इस शर्त से बैक आउट नहीं किया, या फिर आपके सामने कोई भी ऐसी वैसे शर्त रख दी तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये धमकी मिली है उसे आपके भाई की तरफ से, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है, चिका का कहना। और शौर्या को उसके भाई पर बड़ा ही प्यार आया। कितना प्यारा था उसका भाई, वो बड़ी सी स्माइल करते हुए उसके तरफ देखने लग गई। तभी वहीं मौजूद एक आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे मल्होत्रा साहब, जरा रुकिए तो सही, आपके जितने के चांसेस कई ज्यादा है, मेरे ख्याल से आपको इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहिए, एक आदमी ने कहा। और बाकी सब भी उसके बातों का सपोर्ट करने लग गए। हाँ हाँ, वैसे भी आपके स्टोन्स की कीमत 320 मिलियन थी, जिससे आपने कम से कम 480 मिलियन तो कमा ही लिए हैं। और रहा सवाल मिस बुंदेला का, तो उनके सिलेक्ट किए हुए स्टोन तो ठीक से 20 मिलियन के भी नहीं थे। हम सबको यकीन है इस बार जीत आपकी ही होगी, दूसरे एक बिजनेसमैन ने भी कहा। और ओमकारा की नजरें उस पर चली गई, जिससे सहम कर उसने अपनी नजरें झुका ली। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये फ्रेंडली शर्त थी जिसे अब मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मुझे आज जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, सो मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, विशाल ने कहा। और ओमकारा के ओठों पर डेविलिश स्माइल आ गई। मगर एक दूसरा बिजनेस में भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी नजर ओमकारा के स्माइल पर चली गई। अरु क्या हुआ होगा ये उसके समझ में आ गया। ओमकारा बुंदेला भले ही 25 साल का एक नौजवान लड़का था, लेकिन माफिया में उसकी पकड़ कहाँ तक थी, इसका अंदाजा वह मौजूद सभी को था। सो किसी ने भी उसकी बात इतनी उठाकर नहीं पकड़ी। ठीक है, शर्त का छोड़िए, लेकिन मिस बुंदेला के खरीदे स्टोन कर होने तक का वेट तो आप कर ही सकते हैं ना। जरा हम भी तो देखें कि कभी भी ना हारने वाले मिस्टर ओमकारा बुंदेला की बहन का लक कैसा है। ये आवाज मिस्टर दास की थी, जो ओमकारा के काफी अच्छे फ्रेंड्स में से एक थे। वो शुरू से ही वहां थे और वह की हर एक चीज को देख रहे थे। ओमकारा बुंदेला की बहन भी है, ये देखकर ही उन्हें हैरानी हो गई थी, लेकिन फिर वो हैरानी तुरंत गायब भी हो गई। वैसे भी बड़ी बड़ी फैमिलीज के काफी सारे सीक्रेट होते हैं, और कई बार वो अपने सबसे अजीज और पसंदीदा बच्चे को मीडिया और सोशल लाइफ से छिपाकर रखते हैं, ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए। और जैसे कि शौर्या का शुरुआत से लेकर अब तक का बिहेवियर था, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो वाकई में बुंदेला जा के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। हाँ हाँ बिल्कुल मिस्टर मल्होत्रा, जरा रुक जाइए और देखिए तो सही कि आप मिस्टर ओमकारा को हराने में इस बार कामयाब हुए हैं या नहीं, और शर्त का क्या है। वो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, दूसरे एक दो लोगों ने भी सपोर्ट किया। और विशाल फिर वह रुक गया, उसे भी उसकी जिद देखनी थी। भले ही वो शौर्या से अपनी कोई भी शर्त मनवा नहीं सकता था, लेकिन उसकी जिद तो देख ही सकता था ना। सो उसने रुकने का फैसला लिया और फिर शौर्या का सिलेक्ट किया हुआ पहला स्टोन करने का ऑर्डर दे दिया गया। जैसे कि सबको यकीन था, वो फर्स्ट स्टोन सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर ही निकला, जिसे देखकर वहां हल्की सी हंसी की आवाज गूंज उठी। मगर अगले ही पल वो सब खामोश भी हो गए। विशाल का भी फिर गया हुआ कॉन्फिडेंट वापस आ गया, रूसू के ओठों पर भी स्माइल आ गई।
कोई बात नहीं मिस बुंदेला, अब जरूरी तो नहीं कि आप मेरे जैसे एक्सपीरियंस हो और आपके भाई की तरह लकी, ऐसा कभी कभी होता है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, विशाल में झूठी सिम्पथी दिखाते हुए कहा। मगर वो दोनों भाई बहन रिलैक्स ही थे। विशाल को गुस्सा ही आ गया और उसी ने फिर दूसरा स्टोन करने की ऑर्डर दे दी एंड दूसरा स्टोन भी एक नॉर्मल स्टोन ही निकला। पिछली बार की तरह इस बार सिर्फ थोड़ी बहुत हंसी ही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत बातें भी होने लग गई थी। मिस्टर दास भी थोड़े से उदास हो गए। लगता है आज तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा ओमकारा, और नुकसान भी उठाना पड़े, मिस्टर दास ने कहा। वह उनकी बात सुनकर ओमकारा सिर्फ मुस्कुराया। कोई बात नहीं मिस्टर दास, वैसे भी ये चंद रुपए मेरी बहन के आगे कुछ नहीं है। अगर वो चाहती है तो मैं उसके लिए 20 मिलियन क्या 20,000 मिलियन भी हारने के लिए तैयार हूँ, ओमकारा प्यार से बोला और शौर्या उसके तरफ देखने लग गई। भाई शौर्या का जरा टच फील हुआ और वो उसके गले लग गई। मिस्टर दास ने भी नामे सर हिलाया और फिर उन्होंने ही आगे का पत्थर कट करने की ऑर्डर दे दी। आप नहीं हारोगे आज, शौर्या बोली और ओमकारा ने उसके तरफ देखा। तभी उसके कानों पर सबकी हैरानी नभरी आवाज सुनाई दी। उसने सर उठाकर स्क्रीन कर तरफ देखा तो पाया कि जो तीसरा पत्थर कट हुआ था वो अंदर से दर्द रेड कलर का एक जेड था। उस पत्थर की साइज बड़ी भी थी और नॉर्मल कट करने पर ही वो जेड दिखाई देने लग गया था। इसका मतलब ये था कि वो पत्थर सिक्से में काफी बड़ा था और उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी उठाना ही बड़ा। एक और कट, शौर्या की आवाज और सब एक्साइटेड होकर सामने देखने लग गए और दूसरा कट लेन पर उस जेड स्टोन का कलर और डार्क रेड हो गया। एक और कट, शौर्या बेफिक्री से बोली और सब हैरानी से अब उसके तरफ देखने लग गए। क्या ये लड़की बेवकूफ है? अगर आगे जाकर वो पत्थर आम पत्थर निकला तो उस स्टोन की कीमत 0 भी हो सकती है। ये इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रही है? कम से कम मिस्टर बुंदेला ने तो इसी रोकना चाहिए ना। यही सवाल आसपास सुने देने लग गए और सारे सवालों को इग्नोर करके शौर्या ने एक और कट करने के लिए यह कह दिया एंड इस बार भी अंदर से वो स्टोन एक दर्द रेड कलर का जेड ही निकला, जिसकी वजह से उसकी कीमत और बढ़ गई और अब की बार सारे बिजनेसमैन शौर्या से वो जेड स्टोन खरीदने की डिमांड करने लग गए। कट नेक्स्ट स्टोन, शौर्या ने सबको इग्नोर कर दिया और ऑर्डर दी और जैसे ही वो स्टोन कट हुआ वैसे ही वह मौजूद सबके चेहरे खिल उठे खुशी से तो किसी के आंखों में आंसू आ गए। क्या वो सच में एक रियल दर्दरीन जेड स्टोन है? आह, कितनी चमक है उस स्टोन में। मैंने अपनी जिंदगी में पहले बार इतने चमक वाला एक रियल जेड देखा है। ये तो बेशकीमती है। काश मैं उस स्टोन को सिलेक्ट करता। महज कुछ लाख का वो पत्थर कितने तभी मिलियंस का नहीं बिलियंस का है। मिस्टर बुंदेला के लक तो मसी बुंदेला के लक के आगे कुछ भी नहीं है। क्या आप वो स्टोन हमें बेचना चाहेंगी मिस बुंदेला? बस ऐसी ही सेंटेंसेस वह बोले जा रहे थे और हर तरह शौर्या के लक की तारीफ हो रही थी। ओमकारा भी खुश होकर हैरान होकर शौर्या के तरफ देख रहा था। सच में उसका लक भी इतना अच्छा नहीं था जिसका उसकी छोटी बहन का था। एक रियल ग्रीन जेड स्टोन मिलना कोई आम बात नहीं थी। आप खुश हैं भाई? शौर्या ने उसके भाई के तरफ देखकर पूछा और बदले में ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। ये ग्रीन जेड स्टोन आपके लिए है, आप जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हैं, शौर्या प्यार से बोली और ओमकारा के आंखों में नमी आ गई। उसकी बहन का पहला तोहफा, ये उसके बहन के तरफ से उससे पहला गिफ्ट था। भले ही उसके लिए पैसे उसने ही दिए हो, लेकिन उसकी बहन में उन चंद रुपए को करोड़ों में बदला था और उसे दे रही थी। ओमकारा कितना खुश हुआ ये वो बता ही नहीं सकता था। थैंक यू सीसी, तुम बहुत अच्छी हो, ओमकारा इमोशनल होते हुए ही बोला और शौर्या को उसे ऐसे देखकर जरा हंसी ही आ गई। और आप बहुत क्यूट मेरे रफ एंड टफ भाई, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, चलिए हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, शौर्या उसके गल खींचकर बोली और ओमकारा ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ चलो नेथना, देख लो सब। ओमकारा तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। उसने नेथना से यहाँ का सब कुछ हैंडल करने के लिए बोल दिया और वो खुद शौर्या को लेकर जाने लग गया। अरे ओमकार रुको तो सही, मिस्टर दास की आवाज और वो दोनों रुक गए। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस शौर्या। उन दोनों के रुकते ही मिस्टर दास वहां आ गए। अरे मिस्टर मल्होत्रा जरा रुकिए तो सही, क्या ओमकारा तुम तो शर्त के बारे में भूल ही गए, मिस्टर दास फिर एक बार बोले और वहां से निकलने के फिराक में था वो मन मार कर रुक गया। और वही ओमकारा को भी वो याद आ गया अपने बहन से गिफ्ट, ना सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट के बाद की वो सबसे बेस्ट भाई है। उसके बाद तो उसका ध्यान बाकी चीजों के तरफ था ही नहीं।
मिस्टर मल्होत्रा, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सो अब कहाँ चल दिए? शौर्या, शर्त तुम जीती हो तो अब तुम चाहोगी वही मिस्टर मल्होत्रा करेंगे, हे ना मिस्टर मल्होत्रा? ओमकारा ने डेविलिश स्माइल के साथ कहा और विशाल बुरी तरह से चिढ़ गया। एक तो उसने उससे बर्बादी की उस राह पर लाकर छोड़ा था जहां उसकी एक गलती और वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, और जिसने उसे बर्बाद किया वो अभी बड़े ही घमंड से उससे ऐसा कर रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। बॉस, उसने कुछ दिनों पहले एक एंटिक मूर्ति खरीदी थी, आप उसे वो मूर्ति देने को कह दो, चिका ने कहा और शौर्या कुछ सोचने का नाटक करने लग गई। मुझे वो मूर्ति चाहिए जो तुमने कुछ दिन पहले खरीदी थी, शौर्या का कहना, और विशाल उसे देखने लग गया। हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन वो फिलहाल मेरे फार्म हाउस पर है, वहां से लाने में वक्त लगेगा। मैं मिस्टर बुंदेला के ऑफिस में पहुंचा दूंगा वो मूर्ति, क्या ये ठीक है? विशाल तुरंत मान गया। वो मूर्ति वैसे भी एक घटे का सौदा था, उसने काफी बार जांच करवाई थी उस मूर्ति की, बट उसने कुछ भी नहीं निकला, सो उसे वो देने में कोई हर्ज नहीं था। भाई चलिए हम चलते हैं मिस्टर दास, आप चाहे तो हमें लंच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, शौर्या ने कहा और मिस्टर दास तो खुशी खुशी मान गए। क्या उस मूर्ति में कुछ है मिस बुंदेला? मिस्टर दास ने एक्साइटमेंट से सवाल किया। नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही उससे उस मूर्ति को मांग लिया, वैसे भी मेरे भाई ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, है ना भाई? क्या किया है आपने? शौर्या वैसे तो जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन अब उसने ये एक्सपोज कर दिया तो उसे कैसे पता, ये जवाब उसके पास नहीं था, सो उसने उससे ही पूछ लिया कि उसने क्या किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ किया है? ओमकारा ने फिर भी सवाल किया। आपने जब नेथना को इशारा किया था ना, वो मैंने नोटिस कर लिया था, और फिर जितने के बावजूद भी विशाल का ये कह कर जाना कि उससे आगे शर्त कंटिन्यू नहीं करनी है, सो मैं समझ गई कि आपने जरूर कुछ बड़ा किया है, वरना वो तो मरा जा रहा था आपके हराने के लिए और उसकी शर्त पूरी करने के लिए। शौर्या के चहकती हुई आवाज और ओमकारा को अपनी बहन पर बेहद ही फक्र महसूस हुआ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मेरी गुड़िया, मेरी होशियार बहना, ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रखकर खुशी से कहा और शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई। वो फिर खुशी खुशी लंच करने के लिए चले गए। चैप्टर 31 शौर्या इन राठौड़ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज। नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही उससे उस मूर्ति को मांग लिया, वैसे भी मेरे भाई ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, है ना भाई? क्या किया है आपने? शौर्या वैसे तो जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन अब उसने ये एक्सपोज कर दिया तो उसे कैसे पता, ये जवाब उसके पास नहीं था, सो उसने उससे ही पूछ लिया कि उसने क्या किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ किया है? ओमकारा ने फिर भी सवाल किया। आपने जब नेथना को इशारा किया था ना, वो मैंने नोटिस कर लिया था, और फिर जितने के बावजूद भी विशाल का ये कह कर जाना कि उससे आगे शर्त कंटिन्यू नहीं करनी है, सो मैं समझ गई कि आपने जरूर कुछ बड़ा किया है, वरना वो तो मरा जा रहा था आपके हराने के लिए और उसकी शर्त पूरी करने के लिए। शौर्या के चहकती हुई आवाज और ओमकारा को अपनी बहन पर बेहद ही फक्र महसूस हुआ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मेरी गुड़िया, मेरी होशियार बहना, ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रखकर खुशी से कहा और शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई। वो फिर खुशी खुशी लंच करने के लिए चले गए। भाई मुझे ना अभिमन्यु से मिलने जाना है, आई थिंक वो उनके ऑफिस में होंगे, आप मुझे वह छोड़ देंगे? शौर्या बोली और ओमकारा के चेहरे पर की स्माइल एक पल के लिए चली गई, मगर फिर से वो मुस्कुरा उठा। हम ठीक है, मैं तुम्हें उनके ऑफिस में छोड़ दूंगा, ओम ने कहा और शौर्या मुस्कुराए उसकी स्माइल देखकर, और उसके पेरेंट्स और दोनों भाई की कही बातों को याद कर उसने एक घड़ी सांस छोड़ी और शौर्या को अभिमन्यु के ऑफिस की तरफ लेकर आ जाने लग गया। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि शौर्या अभिमन्यु को पसंद करती है और अभिमन्यु भी उससे बहुत प्यार करता है। अभिमन्यु शौर्या से प्यार करता है, ये बात सुनने के बाद ओम को सच में बहुत शौक लगा था। अभिमन्यु जैसा सख्त मिजाज का आदमी और किसी से प्यार, ओम को यकीन नहीं हो रहा था, बट वो टाइम पास करने वाले बंदों में से भी तो नहीं था। अगर वो सच में उसकी छोटी बहन से प्यार करता है, इसका मतलब तो ये था कि शौर्या से ज्यादा लकी लड़की शायद ही पूरी दुनिया में कोई होंगी। अभिमन्यु राठौड़ की पावर से भला कौन वाकिफ नहीं था, और वह तो कुछ ज्यादा ही जानता था। उसे माफिया में रहने के वजह से ओमकारा को ये अच्छे से पता था कि अभिमन्यु राठौड़ आखिर कौन और क्या है। वो खुश ही हुआ।
हम पहुंच गए। शौर्या ओमकारा अभिमन्यु के ऑफिस के पास आ गया और शौर्या की नजरें उस बड़ी सी बिल्डिंग पर गई। थैंक यू भाई। शौर्या के आंखों में चमका और ओठों पर खुशी आ गई और वो जल्दी से कार से उतर गई। ओमकारा उसे कुछ कहना चाहता था बट तब तक वो शौर्या वह से अंदर के तरफ चली भी गया थी। सो ओमकारा ने कुछ नहीं कहा और वो भी उसके काम से उसके ऑफिस के लिए निकल गया। एक्सक्यूज मी मिस, आप कौन है? शौर्या खुशी से अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कानों से ये सवाल टकरा गया और शौर्या ने पीछे मुड़कर देखा। हाय एम शौर्या, मुझे अभिमन्यु जी से मिलना था, शौर्या ने कहा और वो रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखने लग गई। शौर्या के कपड़े काफी ब्रांडेड थे और वो काफी खूबसूरत भी थी। उस रिसेप्शनिस्ट को तो जलन ही हुई उससे देखकर, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट में जरा रूड टोन में ही सवाल किया, मगर शौर्या को अभिमन्यु से मिलने की एक्साइटमेंट ज्यादा थी तो उसने उस तरह ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट आप उनसे कह दीजिएगा कि शौर्या आए हैं, वो मुझे अंदर बुला लेंगे। शौर्या जरा बुझे मन से ही बोली, उसे अभिमन्यु को सरप्राइज देना था, बट अब अंदर जाने के लिए उससे पहले ही उसका नाम बताने की जरूरत थी, वरना ये रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर जाने नहीं देने वाली थी। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे घुरकर देखा और उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहां कोई और लड़की आ गई। क्या हुआ? ये कौन में रीमा? एक लड़की की गुरूर से घमंड से भरी हुई आवाज और शौर्या का ध्यान भी उसके तरफ चला गया। रेड कलर का नी लेंथ वन पीस में वो काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिख रही थी। उसके ड्रेस और उसने पहनी हुई डायमंड ज्वेलरी से कोई भी बता सकता था कि वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। शौर्या ने उसे नीचे से ऊपर तक घूरकर देखा और फिर चिका को आवाज लगा दिया, बट चिका ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शौर्या एक पल हैरान हो गई, मगर फिर उसने सामने की तरफ ध्यान दे दिया। मिस निया, गुड आफ्टरनून मिस निया। उस रिसेप्शनिस्ट ने रिस्पेक्टफुली उस लड़की को ग्रीट किया और शौर्या ने अपनी आंखें रोल कर दी। उन दोनों को इग्नोर करके वो वह से जाने ही लगी कि वो रिसेप्शनिस्ट फिर से उसके सामने आ गई। मिस, मैंने कहा ना, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर आ जाइए, तभी आपको बॉस से मिलने दिया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट रीमा फिर से बोली और शौर्या ने गहरी सांस छोड़ दी। तब तक वहां ऑफिस के 4-5 स्टाफ मेंबर्स भी आ गए थे जो ज्यादातर निया के ही चमचे थे और उसे ग्रीट करने आए थे। उन सबको लगता था कि आगे जाकर निया उनकी लेडी बॉस बनने वाली है और जिस तरह उसे इस ऑफिस में आने से कोई रोक टोक नहीं थी, उस हिसाब से सबका यकीन पक्का होता जा रहा था। सो फिर क्या वो सब निया को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे? शौर्या उन सब के सामने कोई सीन नहीं चाहती थी, सो उसने एक बार सब के तरफ और फिर निया के तरफ देखा। ओके, मुझे अभिमन्यु की अपॉइंटमेंट दीजिए, शौर्या कैजुअली बोली और उसकी बात सुनकर सब हंसने लग गए। बॉस की अपॉइंटमेंट? हाँ हाँ हाँ, तुम तो ये ऐसे बोल रही हो जैसे कि कोई कॉफी का मग मांग रही हो। मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, स्टाफ में से एक लड़के मोहित ने कहा और बाकी सब हंसने लग गए। हाँ, वैसे भी हर किसी की किस्मत निया मैम जैसे ही थोड़ी होती है। वो तो कितनी लकी है, जब चाहे तब वो बॉस से मिल सकती है और बॉस भी उनकी कितनी फिक्र करते हैं, फिजा ने भी कहा और निया उसकी बात सुनकर शर्मा गई। चुप कर जाओ, इतना भी नहीं है, निया जरा शर्माते हुए ही बोली और शौर्या की तरफ देखने लग गई। शौर्या के चेहरे पर ना समझी भरे भाव थे, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लग गया था। उसने जब शौर्या को देखा था तभी उसे उसका गुस्सा आ गया था। आखिर शौर्या थी ही इतनी ब्यूटीफुल और जिस हक से उसने अभिमन्यु का नाम लिया था ना, उसे देखकर निया को गुस्सा ही आ गया था। ये कौन है? शौर्या ने सपाट लहजे में सवाल किया और रीमा गुस्सा हो गई। रिस्पेक्ट के साथ बात करो, ये हमारी होने वाली लेडी बॉस है, अभिमन्यु सर की मंगेतर, और वो जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रीमा की आवाज और बस शौर्या को इतना गुस्सा आया कि उसकी हरी आंखें गुस्से से लाल होने लग गई। उसके मन के साथ किसी और का नाम जुड़ना, किसी और को उसकी मंगेतर कहना बर्दाश्त ही नहीं हुआ शौर्या से। तो तुम्हारी और अभिमन्यु की सगाई हो चुकी है? शौर्या का गुस्से से भरा हुआ सवाल और सब उसके तरह हैरानी से देखने लग गए। शौर्या का ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक हो गया था और उसका वो अभिमन्यु का हक से नाम लेना पहले तो किसी को कीच नहीं लगा, लेकिन अब सब के दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा था कि क्या वो ये लड़की उन एक बॉस को जानती है।
मगर जल्दी ही उन्होंने उस सवाल को उनके दिमाग में से निकाल दिया। उनके सामने की लड़की महज 17-18 साल की एक लड़की थी, सो उसका उनके बॉस के साथ कोई रिश्ता होना लगभग इम्पॉसिबल ही था। और फिर निया भी तो थी। उन सब के नजरों में ऐसा था कि जैसे निया और अभिमन्यु एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सो उन सब ने उनके दिमाग में आने वाले सवाल को छोड़ दिया। बिल्कुल मिस, निया और बॉस की सगाई हो चुकी है और जल्दी ही शादी भी होने वाले है। सो तुम ये जो अपने खूबसूरती का जाल उन पर चलाने का काम कर रही हो ना, उसे भूल जाओ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सो तुम उनके बीच कभी नहीं आ सकती हो, रीमा ने कहा। और बस शौर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कॉल हिम, शौर्या बोली और सब उसकी तरफ देखने लग गए। वॉट डिड यू सेड? निया अब आगे आ गई और उसने शौर्या को घूर कर देखा। आई सेड कॉल हिम, और उसे यहाँ बुलाओ। अभिमन्यु तो मंगेतर है न तुम्हारे, तो फिर उन्हें कॉल करके बुलाओ। शौर्या भी एक कदम उसके पास आकर बोली और निया को गुस्सा ही आ गया। भले ही उसने सबसे कहा था को वो और अभिमन्यु रिलेशन में है और जल्दी ही वो शादी करने वाले हैं, बट सच तो यही था कि अभिमन्यु उसके तरफ देखता भी नहीं था। उसका यहाँ आना जाना सब उसने फैमिली रिलेशन और अभिमन्यु के मोम की वजह से था, जो उसे काफी पसंद करती थी। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी स्पेशल हो कि तुम्हारी वजह से मैं मेरे अभिमन्यु का वक्त जाया करूंगी, निया बोली और शौर्या उसे घूर कर देखने लग गई। तुम्हारा अभिमन्यु? सच में? तो चलो कॉल करो उन्हें, मेरे वजह से नहीं तो वो तुम्हारे लिए तो उनका वक्त जाया कर सकते हैं ना। सो कॉल हिम राइट नाउ, शौर्या फिर से बोली और बाकी सब उसकी हिम्मत देखकर शॉक हो गए। कॉल कीजिए मिस निया और इस लड़की को उनकी औकात दिखा दीजिए। रीमा और बाकी स्टाफ भी बोलने लग गया और निया जरा परेशान ही हो गई। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अभी का वक्त इसके लिए बर्बाद करूं। मैं मिहिर को कॉल करके बुलाती हूँ, निया ने कहा। और मिहिर अभिमन्यु का फ्रेंड और उसका लीगल एडवाइजर को कॉल करने लग गई। मिहिर उसका भी एक फ्रेंड था और उसके साथ उसकी अच्छे से बनती थी और ये बात भी जानता था कि निया ही आगे जाकर अभिमन्यु से शादी करने वाली है। अभिमन्यु की मोम जो ये चाहती थी, सो उसे उसको कॉल करना ही बेहतर लगा। शौर्या चुपचाप उसे देख रही थी। निया ने उसे कॉल करके नीचे बुलाया। हे निया, व्हाट्सअप? कुछ हुआ है क्या यहाँ? मिहिर उसके जोली नेचर के साथ ही नीचे आया और निया को साइड हक करते हुए उसने सब के तरफ देखकर कहा। उसकी नजरें अभी भी शौर्या पर नहीं गई थी और रीमा भी मिहिर को देखकर आगे आ गई थी, सो उसके पीछे शौर्या कहीं छिप सी गई थी। हाय मिहिर सर, आई मीन गुड आफ्टरनून सर, रीमा ने कहा और साइड में हटकर फिर से बोलने लग गई। सर ये लड़की मिस निया के साथ बदतमीजी कर रही थी और बॉस को भी उनके नाम से बुला रही थी और आप जानते हो। रीमा शौर्या को बुराई करने लग गई और मिहिर की नजरें उस तरह गई जहां शौर्या खड़ी थी। शौर्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से देखने लग गया कि कहीं वो वही है या कोई और है। बाकी स्टाफ भी उसकी बुरिया करने लग गया ताकि वह मिहिर की नजरों में आ सके और निया के भी, ताकि आगे जाकर उन्हें इंक्रीमेंट में मदद हो। शौर्य, मिहिर ने उसका नाम लिया और अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नारेज भी शौर्या के तरफ चली गई। अभिमन्यु कहाँ है? उन्हें अभी के अभी यहाँ बुलाओ, शौर्या ने मिहिर को ऑर्डर दे दिया और हाथ की घड़ी बांधकर खड़ी हो गई। निया गुस्से से उसके तरफ बढ़ गई। तुमने अगर एक बार भी मेरे अभिमन्यु का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, निया बोली और मिहिर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लग गया। अगर ये सबा अभिमन्यु को पता चला तो? नहीं, वो डेविल तो सबसे पहले उसे ही मार देगा। क्या करूं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल वह एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। चैप्टर 32 में मर जाऊंगी आपके बिना। सर ये लड़की मिस निया के साथ बदतमीजी रही थी और बॉस को भी उनके नाम से बुला रही थी और आप जानते हो। रीमा शौर्या को बुराई करने लग गई और मिहिर की नजरें उस तरह गई जहां शौर्या खड़ी थी। शौर्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से देखने लग गया कि कहीं वो वही है या कोई और है। बाकी स्टाफ भी उसकी बुरिया करने लग गया ताकि वो मिहिर की नजरों में आ सके और निया के भी, ताकि आगे जाकर उन्हें इंक्रीमेंट में मदद हो। शौर्य, मिहिर ने उसका नाम लिया और अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भी शौर्या के तरफ चली गई। अभिमन्यु कहाँ है? उन्हें अभी के अभी यहाँ बुलाओ, शौर्या ने मिहिर को ऑर्डर दे दिया और हाथ की घड़ी बांधकर खड़ी हो गई। निया गुस्से से उसके तरफ बढ़ गई।
तुमने अगर एक बार भी मेरे अभिमन्यु का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, निया बोली और मिहिर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लग गया। अगर ये सब अभिमन्यु को पता चला तो? नहीं नहीं, वो डेविल तो सबसे पहले उसे ही मार देगा। क्या करूं, क्या करूं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल वह एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और साथ ही में कसी के गिरने की आवाज भी। मिस निया, रीमा और दूसरी एक लड़की निया के तरफ आ गए जो शौर्या के मरे थप्पड़ की वजह से नीचे गिर गई थी। उसके गाल पर शौर्या के पांचों उंगलियां छप चुकी थी। यू बिच! निया जोर से चीखी और उठने को हुई, तभी मिहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। क्या कर रही हो निया? मिहिर उसे पीछे खींचकर बोला और निया उसे ही घूरकर देखने लग गए। तुम मुझे पूछ रहे हो मिहिर? ये इस दो कौड़ी के लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। मिहिर, निया गुस्से से चीखते हुए बोली और बाकी सारा स्टाफ भी गुस्से से शौर्या को घूरकर देखने लग गया। अरे यार, इससे कुछ हुआ ना तो वो डेविल तुम्हें, मुझे और किसी को नहीं छोड़ेगा, मिहिर बोला और निया कंफ्यूज होकर उसे देखने लग गई। ये सारा मामला ऊपर अभिमन्यु तक पहुंच चुका था और वो भी नीचे आने लगा था। निया मैम, आप कुछ मत कीजिए, इसे तो अब मैं देखती हूँ, रीमा ने कहा और शौर्या के तरफ आकर उस पर हाथ उठाने को हुई, मगर उसका हाथ शौर्या को छू पाता उससे पहले ही शौर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और ट्विस्ट करके उसे भी धक्का दे दिया। निया हैरान थी शौर्या को हिम्मत देखकर, तभी उसकी नजरें लिफ्ट से बाहर निकले हुए अभिमन्यु पर गई और उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आ गया। तुम ये सब क्यों कर रही हो लड़की? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये इस तरह से एक रेप्यूटेड ऑफिस में आकर ये ऐसी हरकत करना तुम्हें सही लगता है क्या? निया के तो अचानक से पूरे तेवर ही बदल गए और अगले ही पल उसने शौर्या का हाथ पकड़ा और अपने नाखून उसके हाथ में गड़ा दिए। शौर्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और उसे फिर से नीचे धकेल दिया। निया सीधा अभिमन्यु के सामने जा गिरी और उसे देखकर जोर जोर से रोने लग गई। अभी ये जंगली लड़की, इसमें देखो मेरी क्या हालत कर दी है। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इसने स्टाफ पर भी हाथ उठाया है। निया रोते हुए नौटंकी करने लग गई और अभिमन्यु की नजर शौर्या के तरफ गई। सबको लगा कि अब शौर्या की शामत आ गई है। निया भी बहुत खुश हो रही थी। मेरे अभिमन्यु का नाम मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं ले सकती। मैंने किसी को भी आज तक उसके करीब आने नहीं दिया और तुम न जाने कहां से आए हो और हक से उसका नाम ले रही हो, उससे मिलने आ रही हो। तुम देखती जाओ, इसके बाद में तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। निया ने दिल ही दिल कहा और डर से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। अभी मुझे डर लग रहा है इससे, निया ने नाटक करते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से चिपक कर खड़ी हो गई। शौर्या की नजरें एक बार अभिमन्यु के तरफ और फिर उसके हाथ के तरफ गई। वो नफरत से घूरते हुए निया को देखने लग गई। अभिमन्यु ने उसके नजरों को देखा और वो कुछ कर पता उससे पहले ही शौर्या ने आगे कार निया को जोर से दूसरी तरह धकेल दिया। गुस्सा आ रहा था उससे, बेइंतहा जलन हो रही थी निया से। उसका दिल तो कर रहा था कि वो उसे जान से मार दे। उसके अभिमन्यु को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की उसने? सोचते हुए ही शौर्या के दिमाग की नस गुस्से से उड़ने लग गई और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। काम डाउन प्रिंसेस, शांत हो जाओ। अभिमन्यु ने उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसके कमर पर अपने हाथों को पकड़ कसकर उसे शांत करने लग गया। उसने आपको छुआ कैसे? एंड एक मिनट, आपने उसे अपने आप को छूने कैसे दिया? वो जो कह रही थी कि अब दोनों क्लोज रिलेशन में है, क्या वो सच है? शौर्या गुस्से से ही अभिमन्यु से पूछने लग गई। निया को थप्पड़ पड़ने की यही वजह थी। उसने शौर्या के करीब आकर उससे यही कहा था। जब सबका ध्यान मिहिर की तरफ था तब वो उसके तरफ झुक गई थी और उससे बोली, तुम लड़की यहां से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगी। अभिमन्यु और मैं क्लोज रिलेशन में है और वो मेरे खातिर तुम्हें कहाँ गायब कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। निया के वो लफज और शौर्या ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया था। नहीं, हम कोई रिलेशन में नहीं है। और रहा सवाल उसके छूने का, वो इतने अचानक से मेरे करीब आ गई कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और मेरा पूरा ध्यान तो तुम आ रही था ना, सो उसकी हरकत भी मुझे जल्दी समझ नहीं आई। एम सॉरी फॉर दैट प्रिंसेस। अभिमन्यु की शांत प्यार भरी आवाज और उसका लास्ट में सॉरी कहना, सब उसे हैरानी से देखने लग गए। क्या ये उनका डेविल बॉस नहीं था जिसे सिवाय चीखने और गुस्सा करने के कुछ भी नहीं आता था? वो इतने प्यार से बात कर सकता है क्या? सच में कर सकता है क्या?
और सॉरी, क्या उनके डेविल बॉस ने अभी अभी सॉरी कहा? सब बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें कतारफ देखने लग गए और तभी उन्हें कुछ रियलाइज हुआ, अभिमन्यु और शौर्या के करीबी क्या वो दोनों रिलेशन में है? और हाँ, तो मिस निया का क्या रिश्ता है बॉस के साथ? और हमने तो उस लड़की के साथ शौर्या के साथ क्या कुछ नहीं कर दिया? हरी ही वो अब डरने लग गए और एक्ट में भी उनके माथे से पसीना बहना शुरू हो गया। अभिमन्यु, क्या कह रहे हो तुम? हम दोनों की शादी होने वाली है, आंटी ने मुझे खुद कहा है, और तुम्हें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना फिर? निया की हट हुई आवाज और उसे सुनकर शौर्या का शांत हुआ मूड फिर से गुस्से से भर गया। शौर्या उसे फिर से मारने को हुई और अभिमन्यु ने सीधा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। प्रिंसेस, शांत हो जाओ, ज्यादा गुस्से या स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए यह सही नहीं है, अभिमन्यु प्यार से बोला और शौर्या उसे घूरकर देखने लग गई। उसने मुझसे कहा था कि वो तुमने कहकर मुझे कहीं गायबान करवा देंगी और मेरा बहुत बुरा हश्र करेगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। लियो, हैंडल हर, अभिमन्यु ने ऑर्डर दिए। एंड वॉट अबाउट दिस पीपल? वो मुझे मारने के लिए आए थे और उनके कहे वर्ड्स। शौर्या आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अभिमन्यु की अनकहे डाक हो गई और उसने सब की तरफ देखा। मिहिर, फायर दैम ऑल और मेक श्योर कि उन्हें इस शहर तो क्या इस कंट्री में भी कहीं जॉब ना मिले, एंड रास्ट्यूकनो। अभिमन्यु का कहना और वो सब डर से कांपने लग गए। उन सब ने तो ये सब निया के लिए किया था ताकि उन लोगों को आगे जाकर इंक्रीमेंट मिल सके, लेकिन ये उन पर ही उलट गया। न सिर्फ उन्हें जॉब से निकाला गया बल्कि ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। वैसे भी राठौड़ ग्रुप से निकलने के बाद उन्हें कहीं और जॉब मिलना मुश्किल ही था, और ब्लैक लिस्टेड। वो सब रोने ही लग गए और अभिमन्यु से भीख मांगने लग गए, लेकिन उन सब को इग्नोर करके शौर्या को अपने बाहों में उठाकर लेते हुए ही अभिमन्यु लिफ्ट के तरफ चला गया। उसके केबिन में आकर अभिमन्यु उसे बुक शेल्फ की तरफ लेकर चला गया। अरु एक बुक उसके साइड से हटाकर उसने अपने थंब इम्प्रेशन से वहां का सीक्रेट डोर ओपन कर दिया। अभिमन्यु की नजरें शौर्या पर गई। उसे लगा था कि इस सीक्रेट डोर को देखकर उसने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आएंगे, मगर शौर्या उसके तरफ अब भी गुस्से से ही देख रही थी। नीचे से लेकर ऊपर तक आने तक उसके एक्सप्रेशन जरा से भी चेंज नहीं हुए थे और वो लगातार उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। सॉरी, अभिमन्यु प्यार से बोला और शौर्या ने अपना मुंह फेर लिया। ना जाने कैसे इतने कम दिनों में अभिमन्यु उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया था कि उसे किसी और लड़की के साथ देखना तो दूर, सोचना भी शौर्या को बेइंतहा गुस्सा दिला रहा था। जल रहा था उसका दिल, बहुत बुरी तरह से जल रहा था। मुझे अब से बात नहीं करनी है, शौर्या मुंह फेरते ही बोली और उसके आंखों में नमी छा गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु के दिल में भी दर्द हुआ उसके आंखों में नमी को देखकर और उसने उसे सीने से लगा लिया। जल्दी ही वो स्टेयर चढ़कर ऊपर आ गए जहां अभिमन्यु का पेंट हाउस था। उस फ्लैट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, जिसमें अब शौर्या भी थी। अभिमन्यु ने उसे नीचे उतारा और उससे कुछ कहने ही वाला था कि शौर्या उससे दूर जाने लग गई। प्रिंसेस, यू आर हर्टिंग मी, अभिमन्यु बोला। उसका दूर जाना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था उससे। नो आई एम नॉट, बाकी मैं खुद हटूं, मन आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। और वो लड़की, वो आपको उसका कह रही थी कि आप दोनों क्लोज रिलेशन में हैं, और उसका आपको छूना। एक मिनट, ये कोट उतारिए आप, शौर्या कहते ही आगे आए और उसका कोट उतरने लग गई। अभिमन्यु ने भी जो वो कर रही है वह सब करने दिया। शौर्या ने कोट उतार आकर डस्टबिन में फेंक दिया। दोबारा आप इसे नहीं पहनोगे, समझे आप? शौर्या ने धमकी दी और अगले ही पल वो फिर से अभिमन्यु के बाहों में कड़ी हो गई, गुस्से से कहो या फिर डर से। लेकिन शौर्या की बॉडी कांप रही थी। उसे जितने ड्रग्स दिए गए थे वो फिर से अपना असर दिखाने लग गए। नशा लगना जितना असम होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है उस नशे की आदत छुड़ाना। और शौर्या भले ही कितनी भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, उसके बॉडी में अभी भी ड्रग्स के कुछ एलिमेंट थे जो उसके खून के साथ मिल चुके थे, सो उनका सर होना तो लाजमी ही था। उसके बाहों को महसूस करके शौर्या की सारी हिम्मत जवाब दे गई। बहुत तरसी हूँ रिश्तों के लिए मन, और मेरी जिंदगी में आए हुए सबसे पहले सच्चा और अच्छा रिश्ता आप हो। आपसे मैंने प्यार के मायने सीखे हैं, और अगर आप ही मुझसे दूर हो गए तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मन में मर जाऊंगी आपके बिना, आपके साथ में बिना, शौर्या ने रोते हुए कहा। और उसकी मरने की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्सा हो गया।
प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारी मन की करने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने खिलाफ कुछ भी बुरे लफ्ज बोलो फिर एक बार तुमने मरने के बाद की ना। तो आई स्वेयर तुम मेरी वो साइड देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो लिख कर ले लो, अभिमन्यु राठौड़, सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मिस शौर्या बुंदेला, अभिमन्यु ने उसके आंखों में धकेल कर कहा और अगले ही पल अपने ओठ उसके ओठों से जोड़ दिए। वो गुस्से से, शिद्दत से, जुनून से उसके ओठों को चूमने लग गया और उसे यकीन दिलाने लग गया कि जितना वो उससे जुड़ चुकी है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो भी उससे जुड़ चुका है। हर बार की तरह ये किस सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि डोमिनेटिंग भरी हुई थी। ये किस रफ थी जिसमें सिर्फ जुनून ही था, एक ऐसा जुनून जिससे अभिमन्यु राठौड़ उसकी प्रिंसेस से कह रहा था कि वो सिर्फ उसका है और उसका ही रहनेगा। चैप्टर 33 मिस्टर बोरिंग। बहुत तरसी हूँ रिश्तों के लिए मन, और मेरी जिंदगी में आए हुए सबसे पहले सच्चा और अच्छा रिश्ता आप हो। आपसे मैंने प्यार के मायने सीखे हैं, और अगर आप ही मुझसे दूर हो गए तो नहीं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मन में मर जाऊंगी आपके बिना, आपके साथ में बिना, शौर्या ने रोते हुए कहा। और उसकी मरने की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्सा हो गया। प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारी मन की करने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने खिलाफ कुछ भी बुरे लफ्ज बोलो फिर एक बार तुमने मरने के बाद की ना। तो आई स्वेयर तुम मेरी वो साइड देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो लिख कर ले लो, अभिमन्यु राठौड़, सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मिस शौर्या बुंदेला, अभिमन्यु ने उसके आंखों में देखकर कहा और अगले ही पल अपने ओठ उसके ओठों से जोड़ दिए। वो गुस्से से, शिद्दत से, जुनून से उसके ओठों को चूमने लग गया और उसे यकीन दिलाने लग गया कि जितना वो उससे जुड़ चुकी है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो भी उससे जुड़ चुका है। हर बार की तरह ये किस सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि डोमिनेटिंग भरी हुई थी, रफ थी, जिसमें सिर्फ जुनून ही था, एक ऐसा जुनून जिससे अभिमन्यु राठौड़ उसकी प्रिंसेस से कह रहा था कि वो सिर्फ उसका है और उसका ही रहेगा। ना जाने आगे के कितनी देर अभिमन्यु उसके ओठों के साथ खेलता रहा और शौर्या भी उसका उसमें पूरा साथ देती रही। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। शौर्या ने उसके सीने पर सर रख लिया और जोर जोर से सांसें भरने लग गई। अभिमन्यु ने एक नजर उसे देखा और वो वैसा ही खड़ा रहा। ना उसने इस बारे उससे अपनी बाहों में भरा और ना ही उसकी सांसें नॉर्मल होने तक उसके पीठ को सहलाया। बिना किसी भाव के खड़ा था वो, और उसका रुखापन शौर्या को भी फील हुआ। आई एम सॉरी, शौर्या धीरे से बोली और अभिमन्यु ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। लियो, तुम्हारी मैडम को यहाँ से लेकर जाओ और बुंदेला पैलेस छोड़ दो, अभिमन्यु ने कॉल करके लियो से कहा और शौर्या के तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मुझे नहीं जाना है, शौर्या जिद करते हुए गुस्से से बोली और अभिमन्यु ने उसे घूरकर देखा। उसकी नजरें शौर्या के ओठों की तरफ गई जो अब बुरी तरह से लाल हो चुके थे और हल्के से सूज भी गए थे। उसे देखकर अभिमन्यु को जरा बुरा ही लगा। उसकी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ पहुंचा दी थी उसने। वो उसे अपने करीब लेकर उससे सॉरी कहना चाहता था, बट नहीं, उसका गुस्सा बीच में आ गया। कैसे कह सकती है वो कि वो मर नहीं, नहीं प्रिंसेस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर होना नहीं, लफ्जों में तक के नहीं। और तुम तो वहां जाने का कह रही हो जहां से कोई वापस लौटकर नहीं आ सकता है। भले ही तुमने ये पहली बार कहा है, बट मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा और ऐसी दूंगा कि फिर से कभी तुम्हारे ओठों पर ये लफ्ज ही ना आए। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और फिर एक बार उससे नजरें फेर कर खड़ा हो गया। मिस शौर्या, लियो की आवाज और दोनों का ध्यान उस तरफ गया। लियो, क्या तुम खाना बना सकते हो? शौर्या उसकी तरफ देखकर बोली और अभिमन्यु छोटी आंखों से उसकी तरफ देखने लग गया। या एस मैम, लियो उसके सवाल से हैरान हो गया था, बट फिर भी उसने अपने आप को नॉर्मल करके कहा, रियली दैट्स ग्रेट, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, वो भी ढेर सारा, और हाँ स्वीट बनाना मत भूलना, शौर्या उसे ऑर्डर देते हुए बोली और अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। ओके मिस, लियो नहीं जानता था कि उसके बॉस और लेडी बॉस के बीच क्या हुआ है, और उसे अब ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बट लास्ट में शौर्या उसके बॉस की भी बॉस थी, उनके लेडी बॉस, और अगर उसने अभी उसकी ऑर्डर नहीं मनाई तो उसका डेविल बॉस क्या कर देगा ये वो अच्छे से जानता था। सो फिर क्या बेचारे में यस कहा और किचन के तरफ चला गया। उसने उसके असिस्टेंट को कॉल किया और उसकी जो भी मीटिंग और काम था वो हैंडल करने के लिए बोल दिया और खुद खाना बनने लग गया।
शौर्या, ये सब क्या है? अभिमन्यु की सख्त आवाज और शौर्या ने उसे इग्नोर कर दिया और वो उस पेंट हाउस को देखने लग गई। 2 बेडरूम का वो पेंट हाउस काफी बड़ा था और वहां हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी। उसकी आंखों में चमक आ गई उस जगह को देखकर और वो अभिमन्यु को इग्नोर करके वो घर देखने लग गई। अभिमन्यु भी फिर कुछ नहीं बोला। उस बड़े से लिविंग रूम और उसका इंटीरियर इतना अच्छा था कि शौर्या हर एक चीज को छू कर देखने लग गई। वह का फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं। वहां से आगे जाकर उसकी नजरें स्विमिंग पूल पर गई और उसके आंखों में चमक आ गई। बट फिर कुछ सोचकर उसने वहां के दोनों बेडरूम देखने के लिए चली गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर अभिमन्यु की आंखें छोटी छोटी हो गई। शौर्या की पानी के लिए कितनी क्रेजी है उसे पता था, और वो ये भी जानता था कि पूल देखने के बाद उसे कंट्रोल नहीं होता था और वो स्विमिंग के लिए पानी में उतरती ही थी। बट फ्री अब वो ऐसे क्यों चली गई? अभिमन्यु के दिमाग में सवाल चलने लग गए और रूम में से शौर्या झांकते हुए उसे देखने लग गई। बड़े मुझे इग्नोर करने वाले, शौर्या ने डेविल स्माइल करते हुए खुद से ही कहा और अंदर कमरे में चली गई। वो कमरा कम और स्टडी रूम ज्यादा लग रहा था। हर तरफ बुक्स ही बुक्स थी वहां, जिसमें ज्यादातर मेडिकल की बुक्स थी। शौर्या ने सब देखा और फिर दूसरे कमरे में आ गई। वो बेडरूम देखकर शौर्या की आंखें छोटी हो गई। छी, कितना बोरिंग रूम, कैसे कलरफुल होने चाहिए। और यहाँ देखिए मिस्टर बोरिंग की रूम वही ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर में ही है। शौर्या ने मुंह बना लिया। उसे वो तीनों कलर बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं तीनों कलर्स के बीच ही बीती थी। वो व्हाइट कलर के लैब और ब्लैक कलर का आउटफिट बस ये पहने थे उसने अपने पूरी जिंदगी में। सो वो कलर देखकर उसका मुंह बन गया। उसकी नजरें अभिमन्यु के बड़े से पोर्ट्रेट पर गई, जिसमें वो बड़ा ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। और जू चलक भी, उस फोटो में हर बार की तरह उसने फॉर्मल ना पहनकर टी शर्ट और जीन्स पहनी थी और वो उससे बड़ी ही जच रही थी। शॉर्ट स्लीव्स में से दिखते उसके बाइसेप्स हाईलाइट होते हुए उसके एब्स और सबसे बढ़कर उसके वो मेसी बाल। उफ़, उसे देखकर तो शौर्या की सांसें ही ऊपर नीचे होने लग गई और दरवाजे में से उसे देखते हुए अभिमन्यु के ओठों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़ गए। खुद का उस पर इतना असर होता हुआ देखकर वो उसे पहली बार उसके लुक्स पर घमंड होने लग गया। क्या देख रही हो? अभिमन्यु ही फिर अंदर आ गया और उसकी अचानक आई हुई आवाज सुनकर शौर्या जरा सी सहम ही गई। बेचारी उसे ही देखने इतनी बिजी थी कि उसके आने का एहसास ही उसे नहीं हुआ। आपके लुक्स को, आप कितने हैंडसम लग रहे हो फोटो में, लेकिन रियल में तो आप बिल्कुल बोरिंग लगते हो मिस्टर बोरिंग, शौर्या ने उसके गले में हाथ डालकर कहा। और अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बना दिया, जिसे देखकर शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? और क्या कहा मिस्टर बोरिंग? हम बताओ तुम्हें कि ये मिस्टर बोरिंग क्या कर सकता है? अभिमन्यु चीरते हुए बोला और शौर्या ने उसके गले पर की अपनी पकड़ कस ली और उसे थोड़ा सा नीचे झुकाया। क्या कर सकता है ये मिस्टर बोरिंग? उसके नजरों से नजरें मिलाकर शौर्या ने शरारती लहजे में कहा और अभिमन्यु उसे देखता ही रह गया। उसे जो शौर्या मिली थी, उस शौर्या में और इस वाली शौर्या में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, मगर उन दोनों शौर्या ने एक बात कॉमन थी, उनकी हिम्मत, जिस वजह से अभिमन्यु को उससे प्यार हो गया था। शौर्या उसे ऐसे खुद में खोया हुआ देखकर मुस्कुराई और अगले ही पल उसने उसे धक्का दे दिया। वैसे आपने बताया नहीं कि मिस्टर बोरिंग क्या करेंगे? शौर्या खिलखिलाते हुए फिर से शरारती लहजे में बोली और अगले ही पल अभिमन्यु उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आया। बात शौर्या को उसका मुंह समझ में आ गया और वो बचकर एक साइड हो गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने घूरते हुए उसे पुकारा और शौर्या हंसते हुए यहाँ से वहां भागने लग गई। अभिमन्यु भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग गया और कुछ ही देर में वो कमरा उन दोनों के हंसी की वजह से गूंज उठा। शौर्या हंसते ही उससे चिढ़ाते हुए आगे भाग रही थी। वो वही अभिमन्यु भी उसे ऐसा देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था और उसके पीछे भाग रहा था। वेल भेल ही शौर्या एक्टिव थी और पकड़ में नहीं आ रही थी, बट अभिमन्यु के लिए उसे पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था। बट फिर भी उसके खुशी के लिए वो जानबूझकर उसे पकड़ नहीं रहा था। हाँ, अब मैं थक गई और बस मुझे से और दौड़ा नहीं जाएगा। शौर्या एक जगह रुक गई और लंबी लंबी सांसें भरने लग गई। थक गई थी वो दौड़कर,
अभी तक उसकी बॉडी उतनी रिकवर नहीं हुई थी जितनी असली शौर्या की बॉडी स्ट्रोंग थी। उसने थोड़ा सा दम खाते हुए कहा और अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लेकर वो बेड के तरफ आया और उसने उसे बेड पर बिठाया। तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? अभिमन्यु फिक्र से उसके माथे पर का पसीना पोंछते हुए बोला और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसे अपने पास बिठाकर शौर्या पीछे के पीछे बेड पर गिर गई और हंसने लग गई। अभिमन्यु भी फिर उसके पास बैठ गया और वो भी हंसने लग गया। ये मोमेंट दोनों के लिए भी बहुत खास था। शौर्या ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी मस्ती की थी और अभिमन्यु उसे फिर एक बार उसके बचपन जीने के लिए मिला था, या फिर यूं कहे कि वो भी पहली बार ही उसके जिंदगी में इतना हंस रहा था। अब भी नाराज है आप मुझसे? शौर्या उसके तरफ देखकर बड़ा ही मासूम सा चेहरा करके मासूमियत से बोली। उसे एक बात पता चली थी और वो ये थी कि उसकी इस मासूम शक्ल को देखकर कोई भी उसे माफ कर सकता है। ये एक्सपीरियंस कई बार आया था अभिमन्यु के साथ भी और उसके भाइयों के साथ भी। उसकी इस मासूम सी शक्ल पर वो सब कुछ भूल गए थे और इसी बात का फायदा शौर्या ने इस बार भी उठाया। मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता हूँ प्रिंसेस, और जब तुम इतनी मासूम शक्ल करके इतने मासूमियत से बोलोगी तब तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु लेटे हुए ही उसके तरफ देखने लग गया और उसके गाल हल्के से खींचकर बोला और शौर्या मुस्कुरा उठी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और दोनों शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी, अभिमन्यु ने धीरे से उसके ओठों को छू कर बोला और प्यार से उन्हें सहलाया। आज गुस्से में उसने उसके प्रिंसेस को उसने हट कर दिया था, जिसका गिल्ट उसे अब महसूस हो रहा था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं हेमंत, शौर्या प्यार से बोली और अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भर लिया। प्रिंसेस, जो चाहे वो करना, लेकिन प्लीज अपने बारे में कभी भी कुछ बुरा मत कहना और ना ही खुद को कुछ होने देना। तुम्हारे बिना तुम्हारा मन नहीं रह सकता है। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, अभिमन्यु बोला और उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसके ओठों पर ओठ टिका दिए। फिर एक बार वो दोनों किस में खो गए, बट इस बार की उनकी किस उतनी ही सॉफ्ट और प्यार भरी थी। चैप्टर 34 रोमांटिक कॉफी डेट एंड फैमिली लव एंड जेलेसी। मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता हूँ प्रिंसेस, और जब तुम इतनी मासूम शक्ल करके इतने मासूमियत से बोलोगी तब तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु लेटे हुए ही उसके तरफ देखने लग गया और उसके गाल हल्के से खींचकर बोला और शौर्या मुस्कुरा उठी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और दोनों शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी, अभिमन्यु ने धीरे से उसके ओठों को छू कर बोला और प्यार से उन्हें सहलाया। आज गुस्से में उसने उसके प्रिंसेस को उसने हट कर दिया था, जिसका गिल्ट उसे अब महसूस हो रहा था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं हेमंत, शौर्या प्यार से बोली और अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भर लिया। प्रिंसेस, जो चाहे वो करना, लेकिन प्लीज अपने बारे में कभी भी कुछ बुरा मत कहना और ना ही खुद को कुछ होने देना। तुम्हारे बिना तुम्हारा मन नहीं रह सकता है। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, अभिमन्यु बोला और उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसके ओठों पर ओठ टिका दिए। फिर एक बार वो दोनों किस में खो गए, बट इस बार की उनकी किस उतनी ही सॉफ्ट और प्यार भरी थी। लियो ने किए हुए मैसेज से वो दोनों होश में आ गए और शौर्या उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। चलो खाना रेडी है, लियो में मैसेज किया है, अभिमन्यु फोन देखकर बोला और उसने लियो को मैसेज करके वहां से जाने के लिए बोल दिया। शौर्या आलसी होकर बोली और उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। भूख नहीं है क्या? अभिमन्यु उसके सर को सहलाते हुए बोला। मैंने लंच किया था, सो इतुसी ही भूख है, शौर्या ने जवाब दिया और अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। भूख लगी है, ये रीजन था यहाँ रुकने का, अभिमन्यु का कहना और शौर्या ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। और नहीं तो क्या, वरना अपने तो मुझे भेजने की पूरी तैयारी कर दी थी। शौर्या ने जैसे ही कहा वैसे ही अभिमन्यु को उस पर बड़ा ही प्यार आ गया। सॉरी, और हाँ, आगे भी अगर मैं कभी गुस्से में हट होकर तुम्हें जाने को कहूँ ना, तो तुम ऐसे ही मेरे पास रुक जाना प्रिंसेस, एंड आई प्रोमिस अगर कुछ रीजन से तुम मुझसे गुस्सा हो गई और तुमने मुझे जाने को कहा तब उस वक्त में भी जाने के बजाय ऐसी ही कोई भी बहाने बनाकर तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, अभिमन्यु बोल और शौर्या ने उसके हाथ में हाथ देकर उसे प्रोमिस कर दिया। फ्रेश होकर वो दोनों बाहर आ गए और उनकी नजरें पूल साइड के टेबल के पास गई जहां लियो ने सब कुछ बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। अभिमन्यु ने ही उसे खाना वहां रखने को बोला था। क्षमा का वक्त था,
सो अभिमन्यु के कहने पर लियो ने सैंडविच, पास्ता ये दोनों चीजें ही बनाई थी और बाकी के कुछ स्नैक्स, पेस्ट्री वो सब कुछ नीचे कैंटीन से मंगवाए थे, साथ ही में कॉफी भी। इतना सब कुछ, आई मस्ट से लियो बहुत अच्छा है और ये इतनी प्यारी डेकोरेशन, वाह। शौर्या ने उसकी तारीफ की। वो टेबल देखकर ही वो खुश हो गई, बखूबी से सजाया हुआ टेबल, मिडल में एक छोटा मगर प्यारा सा बुके और कैंडल्स भी, कितना प्यारा लग रहा था सब कुछ। और उस प्यारे माहौल को साथ देता हुआ वो सॉफ्ट आवाज में बजता रोमांटिक म्यूजिक और पीछे का स्विमिंग पूल भी, एक छोटी सी प्यारी सी कॉफी डेट ही अरेंज करके गया था लियो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब उसे मैंने अरेंज करने के लिए कहा था, अभिमन्यु मुंह बनाकर ही बोला और उसे वैसे जेलेस होता देखकर शौर्या ने उसके गाल पर ओठ टिका दिए। एंड फिर क्या, अभिमन्यु उतने में ही खुश हो गया। उसके हाथ को थाम को कर अभिमन्यु ने उसे नीचे सोफे पर बिठाया और खुद उसके बाजू में बैठ गया। उसने 2 प्लेट ली और दोनों को कुछ स्नैक्स सर्व किए और एक प्लेट उठाकर शौर्या के हाथ में दे दी, साथ ही में उसने उसे कॉफी का मग भी थमा दिया। हम एक ही मग से कॉफी पियेंगे, शौर्या खुश होकर बोली और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। विल, ये तो उसके लिए रिवाज था, तो वो क्यों भला मना करता एक को में कॉफी पीने के लिए। पैर ऊपर लेकर बैठो, अभिमन्यु बोला और उसकी बात सुनकर शौर्या ने कंफ्यूजन में उसके तरफ देखा। वो भी उसकी प्लेट हाथ में लेकर ऊपर पैर लेकर बैठा हुआ था। बट क्यों? और अगर प्लेट और मग दोनों एक साथ हाथ में रखेंगे तो खाएंगे कैसे? शौर्या कंफ्यूज होकर बोली। हम बताता हूँ, पहले पैर तो ऊपर ले लो, अभिमन्यु ने कहा और उसकी बात सुनकर शौर्या पैर ऊपर ले लिए। अभिमन्यु ने भी एक हाथ में उसकी प्लेट पकड़ी और किसी तरह का बटन प्रेस कर दिया और वैसे करते ही वो काउच मूव हुआ और स्विमिंग पूल के पास चला गया। वो दोनों फिर टर्न होकर बैठ गए और वो काउच पूल के ऊपर चला गया। पैर नीचे करते ही उनके पूल में के पानी से लग रहे थे। अभिमन्यु ने एक और बटन प्रेस किया और वहां फिर छोटी सी टेबल आ गई जिस पर उसने उन दोनों की प्लेट्स और कॉफी मग रख दी। ये बहुत बहुत अच्छा है मन, आई एम सो हैप्पी, शौर्या चहक उठी और अगले ही पल अभिमन्यु नहीं कौन सा और एक बटन प्रेस किया और ऊपर के छत ट्रांसपेरेंट हो गई। शाम हो गई थी तो आसमान में हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही में शाम की वो सूरज की गोल्डन केशरी रोशनी, कितना साफ दिख रहा था पूरा आसमान। शौर्या तो ऊपर देखकर ही खुश हो गई। मन, ये किसकी प्लानिंग थी? ये ऐसा व्यू, ये अरेंजमेंट कितना अच्छा और रिलैक्सिंग है ये। शौर्या सच में बहुत खुश हो गई थी। उनके कोच का शेप भी थोड़ा चेंज हो गया था और वो अब पीछे आराम से टेक कर बैठ सकते थे। मेरा ही, मुझे खुले आसमान को देखना काफी पसंद है। नानी के साथ बचपन में मैं ऐसे ही तारों से सजा हुआ आसमान देखता था एंड ये खुला आसमान देखने के बाद आई फील रिलैक्स। सो फिर क्या, मैंने ये सीक्रेट पेंट हाउस बना दिया और अपने लिए स्पेशली ये जगह बनाई। ठंडे पानी में पैर रखकर ऊपर खुले आसमान को देखना, इट्स जस्ट अ हेवन। ये मुझे मेरे नानी की याद दिलाती है। सो अभिमन्यु उसके साथ उसकी बचपन की यादें शेयर करने लग गया और साथ ही में वो एक एक बाइट करके शौर्या को खिला भी रहा था। शौर्या भी उसकी बात सुनते हुए खिला रही थी और दोनों एक ही मग से कॉफी भी पी रहे थे। आगे का ना जाने कितना वक्त दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए बैठे और उस नज़ारे का मजा लेने लग गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वही दूसरी और बुंदेला हाउस में ओमकारा बड़ा चढ़ाकर उसके दोनों भाइयों को आज उसने कैसे शौर्या के साथ वक्त स्पेंड किया और शौर्या ने क्या क्या किया ये बताया। हर लफ्ज में वो सिर्फ शौर्या की ही तारीफ कर रहा था और अपने दोनों भाइयों को जलाने के लिए बार बार ये कह रहा था कि शौर्या ने उससे कहा कि वो दुनिया का बेस्ट भाई है और जो जेड स्टोन्स उसने उसे दिए थे उसे फ्लॉन्ट करना तो वो बिल्कुल भी नहीं भूला। और क्या, शिवाय और रुद्राय जल जल कर राख हो गए। वेल, यही हाल मृणाल जी और संजीव जी का भी था। उनके छोटे बेटे ने उनसे उनकी बेटी छीन ली थी और सिर्फ छीनी ही नहीं थी तो उसके साथ इतना टाइम भी स्पेंड किया था और उससे, शौर्या से, सबसे पहले गिफ्ट उसे ही, ओमकारा को ही मिला था। ये जेलेस होना रुद्राय और शिवाय में उसके पेरेंट्स से ही आई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ओम, हमारी छोट बहन से गिफ्ट लेते हुए? हमें तो उसे गिफ्ट देने चाहिए, मगर देखिए तो मोम ये है कि उससे गिफ्ट ले रहा है। शिवाय ने चिढ़कर ओम की बंद बजाने के हिसाब से कहा। और फिर क्या, मृणाल जी गुस्सा हो गई? उन्हें बस एक बहाना चाहिए था ओम से गुस्सा होने का, जो उन्हें मिल गया। भाई, मैंने नहीं मांगा उससे, प्रिंसेस ने ही मुझे दिया है, ओम ने कहा ही था कि मृणाल जी उसे डांट लगाने लग गई। और बहती गंगा में संजीव जी, शिवाय और रुद्राय ने भी हाथ धो दिया।
मतलब उसे डांट लगा दी। दुनिया के सामने क्रूएल माफिया किंग ओमकारा बुंदेला उसके घर में उसके मोम डैड और दोनों बड़े भाइयों से डांट खा रहा था। हो गया आप सब का। ओम जरा गुस्से में ही बोला और चारों उसे और घूर कर देखने लग गए। आप सबको पता है मैं ना वो जो ज़ैड प्रिंसेस ने मुझे दिया है ना उससे हम सब के लिए कुछ ना कुछ बनाने वाला था, स्पेशली आपके लिए मोम, एक प्योर ग्रीन ज़ैड से बना हुआ नेकलेस, और आप सब के लिए भी कुछ ना कुछ, ताकि हमारी प्रिंसेस की तरफ से आया हुआ पहला गिफ्ट हम सब को मिल सके। बट नहीं, आप सबको तो वो चाहिए ही नहीं, सो मैंने अपना मन बदल दिया, वेट, ओमकारा ने कहा और शिवाय के असिस्टेंट को कॉल कर दिया। योगेश, मैंने जो आज ज़ैड क्रिस्टल तुम्हें भेजा है ना और सब के लिए जो डिज़ाइन बनने बोले हैं वो कैंसिल कर। क्या कर रहे हो भाई, फ़ोन मुझे दो। ओमकारा बोल ही रहा था कि शिवाय ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और ओमकारा उससे वो लेने जता उससे पहले ही रुद्राय ने उसे पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं है कैंसिल करने की योगेश, तुम उस क्रिस्टल से अच्छी ज्वेलरी बनाओ और हाँ मैं श्योर करना कि उससे सबसे पहले 2 नेकलेस बनाओ जो हमारी अब तक के सबसे बेस्ट डिजाइन होंगी, और फिर अगर क्रिस्टल बचा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बना लेना। शिवाय ने जल्दी से और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कॉल कट कर दिया। भाई, ओमकारा ने घूरकर शिवाय को देखा और शिवाय मुस्कुराकर उसके पास आ गया। अरे मेरा छोटा भाई, मेरा सबसे अच्छा भाई, तुम किसी आइलैंड को खरीदने का सोच रहे हो ना? और शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। सॉरी यार, पहले उससे दूर रहा, लेकिन आई प्रोमिस कल सुबह तक सबको क्लियर हो जाएगा और तुम्हें वो आइलैंड मिल जाएगा। हे ना डैड, शिवाय ने उसे लालच दी जो कि ओम को समझ में आ गई, बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। पागल थोड़ी ही था इतना बड़ा मिलता आइलैंड ठुकराने के लिए। ठीक है, लेकिन रुद्राय भाई, आपके पास वो पेंटिंग थी, वो ना मेरे कलेक्शन में बहुत जचेंगी अगर आप यूकनो। मैं क्या कह रहा हूँ? ओमकारा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और रुद्राय उसे घूर कर देखने लग गया। ठीक है, दे दूंगा। रुद्राय बुझे मन से और गुस्से से ही वो तस्वीर देने के लिए तैयार हो गया, और ओमकारा की लालची नजर उसके मोम डैड के तरफ चली गई, और फिर क्या उसने उन दोनों से भी रिश्वत ले ली और वो दोनों भी मान गए। वैसे डैड, आपको नहीं लगता कि शौर्य के साथ सबसे पहले टाइम स्पेंड करने का नंबर हमारा था? शिवाय ओम को घूरते हुए ही बोला। नहीं, मुझे लगता है कि तुम दोनों से भी पहले हम दोनों का, खुद के और मृणाल जी के तरफ इशारा करके, का नंबर था। संजीव जी भी ओमकारा को घूरते हुए ही बोले। मेरे पास मत देखिए आप दोनों, और इतना ही बहना के साथ टाइम स्पेंड करना है तो जाए और उस अभिमन्यु को बोलिए कि हमारी बहना हमें वापस दे दे। यार, दोपहर से वो उसके साथ है, अब तो रद्द भी हो गई, उसे अब तो आ जाना चाहिए था। ओमकारा ने उन चारों का ध्यान खुद पर से हटाकर अभिमन्यु पर लगा दिया और वहां से पतली गली पकड़कर खिसक लिया। पता चला उन्हें अभी अभी आए हुए गुस्से की वजह से उसका पूरा प्रॉफिट उसके हाथ से निकल जाए। अभिमन्यु, शिट में भूल कैसे गई। संजीव, हमें ना अभिमन्यु को और उसके पूरे फैमिली को घर पर बुलाना चाहे डिनर के लिए। कितने दिन हो गए राठौड़ फैमिली से मिले हुए, उनके साथ मिलना भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। मृणाल जी जरा खुश होते हुए ही बोली। मोम, आपको नहीं लगता कि हमारी बहना को सबसे पहले उसकी अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, ना कि उसके होने वाले ससुराल वालों से? एक तो पहले ही हमें हमारी बहना के साथ वक्त बिताने को नहीं मिल रहा है, और पता चला कि जैसे ही राठौड़ फैमिली को उसके बारे में पता मालूम हुआ तो वो उसे अभी के अभी बहू बनाकर लेकर चले जाएंगे, और हमारी बहना हमारे हिस्से और भी कम आ गई। रुद्र की जेलेसी भरी बात और सब मुस्कुरा उठे। राठौड़ फैमिली भले ही दुनिया के लिए बड़ी ही स्ट्रोंग और स्ट्रिक्ट हो, लेकिन बुंदेला जब बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितने स्वीट है। हम बात तो सही है कह रहे हो तुम। फिर संजीव, हम ना सिर्फ अभिमन्यु को ही कल डिनर पर बुलाते हैं, और हम ना शौर्य को लेकर कल शॉपिंग पर जाएंगे ताकि डिनर की अरेंजमेंट भी कर सके, हमारी प्रिंसेस को ढेर सारी चीजें दिला भी सके और उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सके। क्या कहते हो? मृणाल जी ने प्लान बनाया और संजीव जी कुछ कहते उससे पहले ही शौर्य के दोनों बड़े भाई शिव और रुद्र जोर से नहीं कहकर चीखे। चैप्टर 35, शौर्य के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सब में कंपटीशन। अभिमन्यु, शिट में भूल कैसे गई। संजीव, हमें ना अभिमन्यु को और उसके पूरे फैमिली को घर पर बुलाना चाहे डिनर के लिए। कितने दिन हो गए राठौड़ फैमिली से मिले हुए, उनके साथ मिलना भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। मृणाल जी जरा खुश होते हुए ही बोली। मोम, आपको नहीं लगता कि हमारी बहना को सबसे पहले उसकी अपनी फैमिली से मिलना चाहिए,
ना कि उसके होने वाले ससुराल वालों से। एक तो पहले ही हमें हमारी बहना के साथ वक्त बिताने को नहीं मिल रहा है, और पता चला कि जैसे ही राठौड़ फैमिली को उसके बारे में पता मालूम हुआ तो वो उसे अभी के अभी बहू बनाकर लेकर चले जाएंगे, और हमारी बहना हमारे हिस्से और भी कम आ गई। रुद्र की जेलेसी भरी बात और सब मुस्कुरा उठे। राठौड़ फैमिली भले ही दुनिया के लिए बड़ी ही स्ट्रोंग और स्ट्रिक्ट हो, लेकिन बुंदेला जा बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितने स्वीट है। हम बात तो सही है कह रहे हो तुम। फिर संजीव, हम ना सिर्फ अभिमन्यु को ही कल डिनर पर बुलाते हैं, और हम ना शौर्या को लेकर कल शॉपिंग पर जाएंगे ताकि डिनर की अरेंजमेंट भी कर सके, हमारी प्रिंसेस को ढेर सारी चीजें दिला भी सके और उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सके। क्या कहते हो? मृणाल जी ने प्लान बनाया और संजीव जी कुछ कहते उससे पहले ही शौर्या के दोनों बड़े भाई शिव और रुद्र जोर से नहीं कहकर चीखे। क्यों नहीं? मृणाल जी और संजीव जी एक साथ? क्योंकि कल शौर्या मेरे साथ जाएंगी। शिव, शौर्या कल मेरे साथ जाएंगी। रुद्र दोनों एक साथ ही बोले और फिर एक दूसरे को घूरकर देखने लग गए। रुद्र, मैं बड़ा हूँ और बहना कल मेरे साथ जाएंगी शॉपिंग, मूवी और फिर घूमने भी, शिव ने रोब जताते हुए कहा, और रुद्र उसे घूरकर देखने लगा। बिल्कुल भी नहीं ब्रो, और आप सिर्फ मुझसे कुछ ही मिनट्स बड़े हो, सो इस हिसाब आप मुझ पर रोब नहीं चला सकते। बाकी सब मामलों में चलेगा, लेकिन प्रिंसेस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ही कल शौर्या को लेकर घूमने जाऊंगा और उसे मेरे हॉस्पिटल भी लेकर जाऊंगा और मेरी पेंटिंग का कलेक्शन दिखाने भी, रुद्र ने कहा, और वो दोनों उस बात पर झगड़ने लग गए। क्या हो रहा है यहाँ? और आप दोनों इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? शौर्या की आवाज और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। तुम अकेली आए हो क्या? अभिमन्यु भाई ने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया? ओमकारा का सवाल और उसके सवाल में का पॉजिटिवनेस देखकर शौर्या मुस्कुराए। भाई, उन्होंने ही मुझे यहाँ छोड़ा है और उन्हें एक कॉल आया था, इस वजह से वो अंदर नहीं आए। बट आप दोनों क्यों लड़ रहे हो शिव भैया? रुद्र भाई, शौर्या ने ओमकारा को जवाब दिया और बारी बारी उसके दोनों बड़े भाइयों के तरफ देखा। गुड़िया, तुम क्या कल मेरे साथ? शिव पूछने ही वाला था कि क्या वो उसके साथ कल घूमने आएंगी, उससे पहले ही मृणाला जी ने उसे रोक लिया। शिव, चुप कर जाओ, मृणाल जी ने उसे रोका और शौर्या के तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारा आज का दिन कैसे बीता शौर्या? क्या तुमने आज एंजॉय किया? मृणाल जी शौर्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली। बहुत अच्छा था आज का दिन मम्मा, हमने बहुत एंजॉय किया। आप जानती हो ओम भाई ना मुझे। शौर्या उन्हें सब बताने लग गई और फिर उसने अभिमन्यु को कैसे तंग किया और अभिमन्यु ने कैसे उससे सरप्राइज दिया, वो सब कुछ बताने लग गई। वो सब कुछ खुशी खुशी बता रही थी और वो चेहरों आदमी, शौर्या के डैड और उन सके तीनों भाई जी ने ये बातें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी, वो आज अच्छे से सुन रहे थे। शौर्या बच्चू, क्या तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल आ जाऊंगी? अभिमन्यु भी कल हॉस्पिटल आने वाला है और हम बाहर घूमने भी जाएंगे, क्या तुम आओगी ना मेरे साथ? रुद्र ने वाटक पर अपनी बात कही और अगले ही पल शौर्या ने जोर जोर से हाँ में सर हिला दिया। हाँ भाई, मैं चलूंगी, मैं जरूर चलूंगी, शौर्या का कहना और रुद्र की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई तो वही बाकी के तीनों शिव, मृणाला जी और संजीव जी उदास हो गए। बट शौर्या के देखने के पहले ही उन्होंने उनका चेहरा सीधा कर दिया। ठीक है, फिर कल तुम रुद्र के साथ जाओ और परसों मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें ऑफिस भी घुमाऊंगा और हम भी शॉपिंग पर जाएंगे। प्रोमिस करो मुझसे कि तुम मेरी साथ आओगी। शिव भी मौके पर चांस मारते ही बोला और मृणाल जी और संजीव जी उन्हें घुराकर देखने लग गए। वो कुछ कहने वाले थे, बट उनके कुछ भी कहने से पहले शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया और बेचारे उनके बेटी की खुशी के लिए फिर से चुप हो गए। मम्मा, फिर उसके कल मैं आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। शौर्या ने उनके एक्सप्रेशन देख लिए थे, जिन्हें समझकर उसने ही प्रोमिस कर दिया कि उसका कल वो उनके साथ स्पेंड करेगी, और फिर क्या वो दोनों की खुशी बहुत ही बढ़ गई। हमारी प्यारी समझदार बेटी, मृणाल जी ने उसे गले से लगा लिया और संजीव जी ने फिर उन दोनों को, तीनों भाइयों ने भी उन तीनों को गले लगाकर उनके फैमिली हक को पूरा किया और फिर वो हंस पड़े। उन सब के साथ थोड़ी बातें करने के बाद और मस्ती करने के बाद शौर्या ऊपर उसके कमरे में आ गई। चिका फ्रेश होने के बाद शौर्या ने पहले उसे आवाज और अब की बार उसे चिका का रिस्पॉन्स मिल गया। कहाँ चली गई थी तुम चिका? मैं तुम्हें दोपहर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया?
शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए और चिका ने उबासी ले ली। चिका, भूलो मत कि तुम एक सिस्टम हो, सो ये आलस एंड ऑल, ये सब तुम्हें नहीं आना चाहिए, शौर्या का कहना। और चिका तुरंत बोली, बॉस, भले ही मैं एक सिस्टम हूँ, बट अभी मत भूलो कि आपने मुझे बिल्कुल किसी लड़की के तरह ही बनाया है। सो भले ही मैं जानती हूँ कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, उसके बावजूद ही मुझ में हर एक मजहरे किसी टीन एज गर्ल के जैसे ही है। और हाँ, आज मैं आपके ही कम में बीजी थी, चिका मुंह फुलाकर बोली। और शौर्या को याद आया कि उसने किस तरह से चिका के फीचर्स को डिजाइन किया था। हम ओके, बट क्या कम कर रही थी तुम? शौर्या ने सवाल किया। आपको और आमिर बनने के रास्ते ढूंढ रही थी मैं, और वो मुझे मिल भी गए। एक कंपनी है जिसे हैकर की जरूरत है, किसी ने उनके नए सॉफ्टवेयर का पूरा डाटा चुरा लिया है, जिसे वापस उन्हें पाना है, वो भी जल्द से जल्द। और जो भी ऐसा करेगा उसे वो कम से कम 10 करोड़ रुपए देंगे। सो क्या आप यह काम करेगी बॉस? चिका ने सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। 10 करोड़ सच में कम नहीं थे, सो उसने उस प्रोजेक्ट को लेने के बारे में सोचा। ओके, उनसे कांटेक्ट करो, मैं उनसे बात करूंगी, शौर्या ने कहा। चिका से सिर्फ वो ही बात कर सकती थी और उसे वो ही सुन सकती थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।